ओके, मीनवाइल देखिए बात करते करते निफ्टी ने 25,500 हिट किया और मैसिव मैसिव मोमेंटम इस समय मार्केट में आपको आता हुआ दिखाई देगा। और श्रेया, गुड आफ्टरनून। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि अगर वो ऑप्शन की रेंज क्रॉस हुई तो 25,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपने 25,350 निकाला और उसके ऊपर टिक गए तो उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। सुबह ही मार्केट ने उसको क्रॉस किया और उसके बाद हर डिप पर बाइंग अगर आपने की तो अब मार्केट ने शानदार रिवॉर्ड किया। वैसे भी मार्केट ने उन्हें रिवॉर्ड किया है जिन्होंने ट्रेंड को रिस्पेक्ट करा है। ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बार बार इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही बात हुई कि इस मार्केट में लॉन्ग में बने रहें। और मुझे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मिला जब मैंने पिछले 2-3 दिनों में एक दो बातें सुनी कि नहीं, ये मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना होता तब तक कर चुका होता और ये मार्केट वीक है। मंडे को भी कुछ जब बातें हुई कि नहीं अब तो शॉर्ट करने का टाइम आ गया, वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था कि अब ये मार्केट नहीं रुकेगा और ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। और हर गिरावट पर अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो बहुत पैसा बन रहा है। ट्रस्ट मी, आज डिप्स पर बाइंग करने पे बहुत पैसा बना है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। आज देखिए आप, ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का 57,076 पर, ये नया हाई। और मेरा तो ये मानना है कि अब निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुका है। जो एक व्यू में लेके चल रहा हूँ कि अगले क्वार्टर में निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा। HDFC बैंक ने लीडरशिप ली है। देखिए क्या शानदार तेज़ी HDFC बैंक ने, और 2000 के पार निकलता हुआ 2010 ऑल टाइम हाई। काफ़ी समय से मूव पेंडिंग था, 1996 का ऑल टाइम हाई था। सुबह मैं और वीरू बात कर रहे थे, जैसे ही उसको हमने क्रॉस किया उसके बाद इसके पंख निकले और अब 2010 पर जो भी है मोमेंटम बहुत शानदार है। और अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। बिल्कुल, 1.5 घंटा बाकी है और यहाँ से भी जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है मार्केट में, कोई नए स्तर को भी छू सकता है। मार्केट एट डेज हाई, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। जैसा कि आप बात कर रहे थे, हैवी वेट आज साथ देते हुए नजर आए। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस जैसे काउंटर्स में शानदार रैली, मार्केट को सहारा मिला। लेकिन इस पूरी वोलेटिलिटी में अनुज जी, आप बात भी कर रहे थे कि आप पॉजिटिव रहे, आपने लॉन्ग की सलाह ही दी, जिसने आपकी बात मानी, वो अच्छे खासे फायदे में रहा। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि अब क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मार्केट अब क्या एकदम रुकने को तैयार नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट ना आज जिसे कहते हैं ना, लिटरली शॉर्ट्स को बुचर कर रहा है। और बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी रैली क्यों आई। उसका सबसे बड़ा कारण उस सवाल में छुपा जो आपने पूछा, अब तक जिन लोगों ने मिस की वो। तो सबसे बड़ा कारण ही यही रहा है मार्केट का कि जो मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई वो फोमो फैक्टर की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट में। और क्या हो गया, लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। निफ्टी ने मौका दिया, जब वो इजराइल ईरान का मामला आया हम 24,450 तक गए। चलिए 24,450 पे नहीं ले पाए आप, लेकिन उसके बाद जब निफ्टी ने 24,750 को डिफेंड करना शुरू करा था, उसके बाद एक व्यू लिया गया था कि बस अब 24,750 का सिस्टम में स्टॉप लॉस रखिए और ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम 25,200 पर भी थे तब भी एक जो बात हमने की थी वो क्या की थी कि यहाँ से अगर वापस गिरे तो 24,800, लेकिन अगर चलना शुरू हुए तो हम 26,200 तक जाएंगे। फिर भी 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड था। मंडे को उस रैली के बाद जब आप नीचे आए और मंडे को जब एक बार ऐसा लगने लगा कि नहीं मार्केट, तब भी व्यू यही था कि नहीं आपको कैरी करना है। और क्रूड की गिरावट एक ट्रिगर रहा मार्केट के लिए, ये क्लियरली एक फैक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और FIIs के शॉर्ट्स ये बुरी तरीके से फंसे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज वैसी एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन आप एकदम स्विंग हाई पे बंद हो रहे हैं। ये शॉर्ट्स कहाँ से आए, क्यों आए, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये एक और रीज़न रहा। निफ्टी पर अब जहाँ तक बात है श्रेया, 25,500 का रास्ता खुला। एक्चुअली हमने क्रॉस कर लिया। वो जब मैंने ये स्ट्रैटेजी भेजी थी तब हम जब 25,400 पर थे, 25,420 पर थे, तो अब लॉन्ग रहे और 25,200 का एक अपना स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में। चाहे तो उसको थोड़ा सा रिवर्क करके 25,260 पर ले आएँ बेसिकली। और 25,250 से 25,300 तक की कोई भी गिरावट हो, अब उसमें आप बाइंग करें। शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें, ये मार्केट शॉर्ट करने वालों का कुचुम्बर निकाल देगा। और मतलब जैसे कहते हैं ना, खा पी के डकार भी ना ले, ऐसा ऐसा हाल कर देगा आपको। बिल्कुल सोचना भी नहीं है आपको। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। जो इंडेक्स पहले ऑल टाइम हाई लगाए वो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। अब यहाँ पर हम 58,000 का रास्ता खोल चुके हैं। 56,500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और हर गिरावट में बाइंग करिए। ये बेसिकली मेरी अप्रोच रहेगी मार्केट पर, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर।
ओके एक और काउंटर पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये HDFC बैंक आप मेंशन भी कर रहे थे आज फ्रेश ब्रेकआउट, और इस पर भी आप हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। HDFC बैंक पे लगातार चर्चा भी कर रहे हैं हम इस पूरे शो में। अब क्या करें HDFC बैंक में, जिन्होंने ये रैली मिस की उनको क्या हिदायत? देखिए HDFC बैंक में तो अभी रैली शुरू हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप ना इसका HDFC बैंक का चलिए 2 साल का चार्ट देखते हैं हम। क्यों मैं 2 साल की चार्ट की बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक हमने लंबी बेयर मार्केट देखी थी HDFC बैंक में, और फेयर इनफ बहुत लोगों को परेशान किया था HDFC बैंक ने, और नहीं चलाई। और 2 साल में HDFC बैंक जैसे स्टॉक से 23% रिटर्न कोई बहुत ज़्यादा नहीं माने जाएंगे। वो तो अब इसने 2000 क्रॉस किया। मेरे ख्याल से अब तो यहाँ पर तेज़ी के जो ट्रिगर्स हैं वो प्ले आउट होना शुरू हुए हैं। जो इन्होंने लो कॉस्ट डिपॉजिट सारे मोबिलाइज कर लिए थे, जो इन्होंने ख़राब इकोनॉमी जब थी तो उसमें ज़्यादा लेंडिंग नहीं की थी, अपने आप को NPA से बचाया था, वो सब तो अभी प्ले आउट होगा। तो और जब एक जायंट जब जागता है फिर वो रुकता नहीं है। अभी एक जायंट जिसने ये जाग गया है, अभी रुकने वाला नहीं है। तो ये क्लियरली इस तेज़ी को हो सकता है, अगली तेज़ी को हो सकता है HDFC बैंक ही लीड करे। अब आगे जाते हुए मुझे लग रहा है कि 1900 जो काफ़ी समय से इसका एक सीलिंग बनी हुई थी, अब वो यहाँ पर फ्लोर बन जाएगा HDFC बैंक के लिए। बाहुबली जाग गया। बाहुबली जाग गया, बिल्कुल। हाँ, आपने हालांकि जिक्र किया अनुज जी, लेकिन जिसने ये मार्केट की रैली आज वाले मिस की, फोमो फैक्टर की वजह से ही दौड़ा, लेकिन जिसने आज वाला भी रैली मिस कर दी उसको और फोमो हो रहा होगा। अब क्या करें? अगली डिप का वेट करें, आएगी अगली डिप, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, है ना। देखिए एक अप्रोच ये हो सकती है कि आज तो अब आप क्या चेज़ करेंगे इसको, अब तो खैर एक्सपायरी का मूव बाकी है थोड़ा सा, लेकिन अगली बार कोई डिप मिले। और ऐसा नहीं है कि श्रेया की मार्केट सीधा वन वे ऑल टाइम हाई लगाएगा, बीच बीच में डिप्स आएंगी। किसी दिन 100-150 पॉइंट के आपको डिप मिले उसमें कोशिश करिए, उसके बाद अगर कोई और डिप मिले उसमें कोशिश करिए। या फिर एक और जो अप्रोच बेटर रही है इस पूरी मार्केट में, ये तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्टॉक्स में देखिए, स्टॉक्स तो जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो तो गिरे ही नहीं थे। वो उसमें तो हमेशा मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थ्रू आउट रहा। हम इंडिगो का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम भारती का एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 एग्जांपल ले रहे हैं। 2 एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2 स्टॉक्स की लगातार हमने हर लेवल पर बात की कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप हर लेवल पर आप मार्केट के मोमेंटम को रिस्पेक्ट करके बाइंग करें। तो या तो इस तरीके से काम करें आप। इंडेक्स में मेरा ये व्यू है कि अब अगली डिप का वेट करें, लेकिन अगली डिप आए ना, अब वो किसी भी कारण से आए तो उसमें आप बाइंग करिएगा। चलिए अब श्रेय आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे कार्यक्रम क्रम में, लेकिन एक आखिरी सवाल, जून एक्सपायरी के रोल ओवर कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा, जून के रोल ओवर अभी डिस्कस कर लें, चलिए ठीक है, अभी रोल ओवर डिस्कस कर लेते हैं। जून के रोल ओवर देखिए, निफ्टी में 75% है, बैंक निफ्टी में 69% है। निफ्टी में अगर आप सबसे अच्छे रोल ओवर्स देखेंगे तो JSW स्टील में है 94%, टाइटन में 93%, ट्रेंट में 91%। JSW स्टील मेरे ख्याल से आज हमारा स्पॉटलाइट भी था, मेटल्स में शानदार मोमेंटम में गोल्डन क्रॉसओवर बना। सबसे कम रोल ओवर जहाँ पर हैं वो हैं आइशर मोटर्स, ONGC, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC लाइफ और SBI लाइफ। इंडेक्स के स्टॉक से जो बात हो रही है, सेक्टर वाइज जहाँ रोल ओवर सबसे अच्छा हुआ है FMCG 84%, फिर IT 83%, न्यू एज 83%, केमिकल्स 82% और कैपिटल गुड्स 81%। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। हाँ, जिस तरीके से आज मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी। कहाँ पे अच्छी खरीदारी आज के सेशन में हमें देखने को मिली आपके स्क्रीन पे इस वक्त है। अडानी पोर्ट्स देखिए 2.5% से ज़्यादा उछल गया। श्रीराम फाइनेंस 1.5% ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। बजाज फाइनेंस पूरे NBFCs में अच्छी तेज़ी, 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। और जियो फाइनेंशियल में भी खरीदारी होती हुई नजर आई 2.5% के करीब। कुछ और काउंटर्स जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए 5.5% दौड़ गया। और सीमेंट स्पेस में आज सुबह से ही खरीदारी हो रही है। डालमिया भारत श्री सीमेंट देखिए 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर। मैक्स हेल्थ केयर सेक्टर भी बूम कर रहा है पिछले कुछ सत्रों से, 2% की तेज़ी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन शानदार रैली में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज हम डिस्कस भी कर रहे थे, ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है, इसकी वजह से टूटा 1.5% से ज़्यादा। टेक महिंद्रा अगेन ब्रोकरेज की रिपोर्ट बिकवाली की राय थी, इसलिए टूट गया 0.25%। हीरो मोटोकॉर्प 1% और ट्रेंट भी 0.5% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार। कुछ और काउंटर्स जहाँ पे पेन था आज, मजगांव डॉकशिप देखिए, इनफैक्ट आज आप देखें कुछ काउंटर्स में, स्पेशल डिफेंस वाले काउंटर्स में आज फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो 2% से ज़्यादा टूटा ये। कोलगेट FMCG भी के चुनिंदा स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, 2.5% ये टूटा। UPL 2.25% से ज़्यादा टूटा। और आज रियल्टी स्पेस में थोड़ा पेन है, तो प्रेस्टीज स्टेट्स भी 2.5% टूट कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे GM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता,
टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम। प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और प्रशांत सावंत, इनफैक्ट सोमिल मेहता जी से भी 2:20 पर यतिन मुत्ता बताएंगे आपको कि बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड तेजी के क्या हैं अहम ट्रिगर्स। साथ ही 2:25 पर लक्ष्मण रॉय बताएंगे आपको ऑटो कंपोनेंट पर सरकार की खास स्कीम क्या है। 2:30 पीएसयू पर मोतीलाल ओसवाल की खास रिपोर्ट लेकर आएंगे मिताली जैन। 2:35 पर मंगलम आलू नायका के इन्वेस्टर डे की बड़ी बातें बताएंगे आपको। 2:45 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको मार्केट और वॉल्यूम और टर्नओवर में ज्यादा अंतर क्यों है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के सीआईओ नवीन कुलकर्णी जी। 3:05 पर इतने बताएंगे आपको डेली रूम कौन से शेयरों पर फोकस कर रहे हैं। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए, पैनल तैयार है हमारा और चला जाए पैनल के पास और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। काबा सर बताइए, क्या है इस समय की आपकी बड़ी ट्रेड? बिल्कुल गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा गुड आफ्टरनून, क्योंकि ट्रेड तो बहुत बढ़िया है, मतलब जो मार्केट बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक का नाम है SRF, ट्रेड कर रहा है 3133 पर और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 3100 का, ज्यादा नहीं, 33 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 3175 3200, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए एसआरएफ निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 1.5% की तेजी के साथ गाबा के पे किए आप खरीदारी कर सकते हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी ट्रेड इस वक्त की। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, इटर्नल पे खरीदारी करने की राय रहेगी यहाँ पर। अब आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक दे रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड पहले से ही बना हुआ था, तो इटर्नल में खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे 259.50 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे और 272 रुपए 272 के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो जुलाई मंथ का 265 वाला कॉल ऑप्शन ले लें, 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 9.5 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। एसआरएफ के बाद इटर्नल, दो स्टॉक्स अब तक लॉन्ग साइड पर। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा लॉन्ग ट्रेड रहेगा पेटीएम में कैप्सूलेट स्ट्रेंथ है, मोमेंटम भी बहुत शार्प है। यहाँ पे 900 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हम लोग देख रहे हैं अगले सीरीज के लिए। तो जुलाई सीरीज के फ्यूचर्स में आप बाय कीजिए। पेटीएम 917 चल रहा है, स्टॉप लॉस 910 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 925 से लेके 928। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 920 का कॉल ऑप्शन जो रफली 39 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 34 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 46 से लेके 50। ओके, पेटीएम ये भी 1.5% की तेजी के साथ डे हाई पर। ये बाई साइड की ट्रेड शिल्पा जी की तरफ से। प्रशांत जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप भी बाई साइड ही पिक करेंगे? जी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऑटो सेक्टर में काफी एक अच्छी डिप नजर आ रही है जहां से बाइंग आ सकती है। टाटा मोटर्स के पैटर्न को अगर हम देखें, यहाँ पे 665 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 665 स्पॉट लेवल। तो मैं इसी को स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। करंट प्राइस 680 पे, यहाँ से जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो होगा 700 से लेके 710, 710। ओके, टाटा मोटर्स में खरीदारी की राय प्रशांत जी को पसंद आ रहा है फिलहाल ये। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक बताएं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी हिंद कॉपर पर। हिंद कॉपर में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। फ्रेश ब्रेकआउट है, ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 258 और टारगेट होगा 280 का। चलिए, तो ये हो गई सोमिल जी की तरफ से पिक। अब आशीष चतुर्मोहता हमारे साथ हैं। आशीष गुड आफ्टरनून। आशीष आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया? आशीष आप म्यूट पर हैं। सॉरी। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, हमें जो थीम काफ़ी पसंद है वो पूरी ट्रैवल एंड टूरिज्म की थीम काफ़ी पसंद है और इस पे इंडिगो की चर्चा हमने कई बार की। आज भी मुझे लगता है कि एज अ टॉप पिक नज़र आती है और उसके बहुत से कारण हैं। आप देखेंगे कि इंडिगो ने अपनी जो मार्केट लीडरशिप की पोजीशन है वो कंटिन्यूसली मेंटेन किया है और हम देख रहे हैं लो कॉस्ट जो एयरलाइंस है जिसके अंदर में हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो एक समय पे जो एलसीसी थी उसका मार्केट शेयर मात्र 66% था, आज ये मार्केट शेयर 78% पे आ गया और इंडिगो वहाँ पर एक लीडरशिप पोजीशन रखता है। तो हमें लगता है कि उसका एक बेनिफिट क्लियरली इंडिगो को मिलेगा। साथ ही साथ अगर से आप देखेंगे इंडिया के अंदर में आज की डेट में करीब 750 एयरक्राफ्ट अवेलेबल है और मोटा मोटी 2500
नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर पूरी इंडियन एयरलाइंस ने दी हुई है, जो आने वाले कई सालों में ऐड होते जाएंगे, और जिसके चलते हमें लगता है कि जो ओवरऑल एयर ट्रैफिक है वो करीब करीब 8 से 9% कंटिन्यूसली सालाना ग्रो करेगा। तो उसके चलते इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडिगो जैसी कंपनी को मिलेगा। और क्रूड प्राइसेस की जो नरमी आई है या इसके अंदर जो वोलेटिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है, उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडिगो को देखने को नजर आएगा। टेक्निकली आप देखेंगे अनुज, ये स्टॉक करीब 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था और अब इवेंचुअली एक बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट स्पेस ने दिखाया। तो मेरा मानना है कि 5400 पे स्टॉक का बहुत अच्छा बेस बन चुका है और अपसाइड में 6500 तक की पोटेंशियल अपसाइड मुझे लगता है इंडिगो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं। जी हाँ, एक सीन की आवाज़ की एक्सक्लूसिव लक्ष्मण जी को जोड़ रहे हैं और खबर समझेंगे लक्ष्मण जी से। ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के लिए, यानी कि जो ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं, एक सरकार एक बड़ी स्कीम की तैयारी कर रही है। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है ये स्कीम और ये क्या एक PLI स्कीम है या इससे कुछ अलग है? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल ये जो स्कीम है ये PLI से बिल्कुल अलग स्कीम है और इस स्कीम का पूरा फोकस है कि ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में कैसे भारत की भागीदारी बढ़ाई जाए। ये ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्कीम है। करीब 13,000 करोड़ रुपए की स्कीम सरकार लाने जा रही है। इसका मसौदा लगभग तैयार है और इस मसौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय, भारी उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग के बीच बैठक हो चुकी है और अब इसका कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है और जल्दी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। ये जो 13,000 करोड़ रुपए की स्कीम है ऑटो कंपोनेंट के लिए, उसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाए, यानी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार इंसेंटिव देगी। दूसरा हिस्सा होगा क्लस्टर डेवलपमेंट पर फोकस होगा, जहां पे कई सारी कंपनियों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, R&D सेंटर होगा, वहां भी सरकार इंसेंटिव देगी। तीसरा R&D को बढ़ाने पर फोकस होगा और चौथा स्किल डेवलपमेंट पर सरकार काफी ज्यादा फोकस करेगी ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में। यहां भी सरकार इंसेंटिव देगी ताकि कंपनियां स्किलिंग पर ज्यादा फोकस कर सके। इसके अलावा नॉन फिजिकल इंसेंटिव भी सरकार देगी यहाँ पे, जैसे कि शर्तों का आसान करना है, स्टैंडर्ड को बेहतर करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्वाइंट वेंचर को बढ़ावा देना। तो ये सारी स्कीम यहाँ पे सरकार लाने जा रही है और इसका एकमात्र मकसद ये है कि अभी जिस तरीके से ऑटो कंपोनेंट की इंपोर्ट पर निर्भरता हमारी है, वो निर्भरता तो कम हो ही, और सप्लाई चेन में जो भारत की भागीदारी है वो करीब 3% है, उसे बढ़ा करके 8% किया जाए। ओके, कब तक ये स्कीम आ जाएगी लक्ष्मण जी? ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस स्कीम को आप आता हुआ देखेंगे, क्योंकि इस स्कीम को लेकर के अप्रैल में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर अब स्कीम तैयार की जा रही है और इस स्कीम के मसौदे के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रेजेंटेशन हो चुका है और अब भारी उद्योग मंत्रालय को कहा गया है कि नोडल मिनिस्ट्री आप हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक कैबिनेट नोट बनाएं और ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही से कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो ये इस समय की बड़ी खबर। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, संवर्धन या सोनाकॉम या कोई भी स्टॉक, और क्या भी होगा आपका इस पर? अनुज, तो हमारे पास अभी ऑटो एंसिलरी के स्टॉक नहीं है। हमने जो प्रॉक्सी प्ले किया था वो कुछ लार्ज OEMs के थ्रू इसको प्ले किया था। तो M&M की पोजीशन हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी समय तक बनी रही और साथ ही साथ फोर्स मोटर्स पे हमने एक अच्छा एक्सपोजर लिया था, पर अभी हमने वहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को कुछ ट्रिम डाउन किया है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर में। ओके, ठीक है, एक्सपोजर नहीं है आशीष जी का, लेकिन एक चार्ट चेक लेना चाहेंगे। मानस जी, आप देखें संवर्धना मदरसन का स्टॉक आज जो 0.1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, वही सोना भी LW थोड़ा पेन में है। इन दोनों स्टॉक से कोई आपको पसंद आ रहा है फिलहाल, जिनके पास नहीं है, क्या वो उस पर हाथ लगा सकते हैं? देखिए, अगर मदरसन की बात करिए तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि आज हमने कोई खास बड़ा मूव देखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखा रहा है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना हो तो मदरसन में ही खरीदारी करने की राय रहेगी। 150 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप अपने टारगेट पिछले हाइस के आसपास रख सकते हैं, जो कि 162 रुपए है। ओके, चलिए, ये इस समय संवर्धन मदरसन यहाँ पर एक टेक्निकल पिक आती हुई। निफ्टी एक बार वापस लेकर आइए जरा, 25,520 निफ्टी पर। आज का हाई 25,527, तो मोर और लेस हम वहीं पर हैं। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, अब आप 57,200 क्रॉस करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, और क्लियरली ये अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। उसके अलावा क्या अच्छा कर रहा है आशीष? एक बार
व्यू लूँगा आपसे एचडीएफसी बैंक पर। इसने रिवॉर्ड किया उन लोगों को जो बने रहे इसमें पेशेंस के साथ। अब क्या व्यू होगा इस पर? कंटिन्यू रहेगा हमारा व्यू अनुज। हम काफ़ी पॉजिटिव रहे एचडीएफसी बैंक पे और इनफैक्ट हमारी टॉप पोजीशंस में से एचडीएफसी बैंक है। हमारा मानना है कि एक तो जो ओवरऑल सिस्टमिक लोन ग्रोथ है वो करीब 16-17% की आने को देखने को नजर आने वाली है। आरबीआई के जो 3 बड़े कदम है उसका बेनिफिट पूरी तरह से बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छा है। 2.2 टाइम फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे स्टॉक हमें देखने को नजर आ रहा है, जो कि इसके 3 और 5 साल के एवरेजेस से बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे अच्छी वैल्यूएशन री रेटिंग देखने को नजर आ सकती है। तो एचडीएफसी बैंक, और टेक्निकली आप देखेंगे तो ये स्टॉक जिसने करीब पिछले 2000 मोटा मोटी 21 से लेकर के 24 तक एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस क्रिएट किया, अब कहीं ना कहीं ये उस जोन से निकला है जहां पर पे अंडर परफॉर्मेंस को कैचअप कर रहा है। तो मैं समझता हूँ 2300 रुपए तक की अपसाइड कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक में पोजिशनली देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो फिलहाल ये एक व्यू एचडीएफसी बैंक पे पसंदीदा स्टॉक है, आप होल्ड करें जिनके पास भी है। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। क्योंकि हम बैंक से डिस्कस कर रहे हैं, एक और काउंटर डिस्कस करते हैं। एक्सिस बैंक का चार्ट रखिए स्क्रीन पर। शानदार रैली, इसमें भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है आज बैंक निफ्टी की तेजी में। एक्सिस बैंक पे प्रशांत जी आपका क्या टेक होगा? इसने भी पेशेंट टेस्ट किया था लेकिन आज के सत्र में अच्छी तेजी, क्या राय इस पर? तो यहाँ पे श्रद्धा, अगर हम यहाँ पे अगर हम श्रेया देखें एक्सिस बैंक को, एक रेंज का जो ऊपरी लेवल है वो करीबन भूल गए आप मेरा। 1240 1235 के आसपास है। हम उसी जोन पे जा रहे हैं। बट जो चीज और नोटिस भी करने किया लायक हुआ वो था है कि मेरा। यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ प्रीएम करना चाहूंगा, और क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ मेरी राय बहुत पॉजिटिव है तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1205 1210 के जोन में। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 1265 से लेके 1270 के जोन एज अ टारगेट। ओके, 1265 से 1270 के टारगेट एक्सपेक्ट करें एक्सिस बैंक में। वैसे प्रशांत जी, श्रद्धा कौन है? जी आई एम सॉरी, मैं दरअसल किसी से बात कर रहा था टीम में और उनका नाम श्रद्धा है, तो कोई बात नहीं, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ मैं यहाँ पे। चलिए कुछ और काउंटर्स, इनफैक्ट आज देखिए आप एफएमसीजी पैक में भी चुनिंदा स्टॉक्स में तो तेज़ी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। मानस जी, वैसे आपने इटर्नल दिया आज। स्विगी भी पिछले कुछ सत्रों से मोमेंटम में आया है। कल भी हम स्टॉक पे डिस्कस कर रहे थे इटर्नल, हालांकि डे हाई पे। स्विगी थोड़ा सा फिसला हायर साइड से, लेकिन यहाँ पे कोई बेट लग सकती है क्या 405 के लेवल पर? देखिए, सबसे पॉजिटिव ये है कि जो गिरावट थी 600 रुपए से वो अब थम गई है। 300 रुपए पे बॉटम बना, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे 350 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है। मेरा समझना है कि 480 500 इस रेंज में स्टॉक आ सकता है। ओके, पोजिशनल ले सकते हैं आप फिलहाल। ये कुछ लेवल्स जो आपको जॉट डाउन करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक फुल एक्शन में हम बात भी कर रहे हैं। 13 सत्रों के बाद आज देखिए निफ्टी बैंक ने फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई छू लिया है। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक नए शिखर पे, फ्रेश लेवल्स पे है। क्या इस तेजी के ट्रिगर क्या है, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए। तो देखिए, निफ्टी बैंक की बात करें तो क्लियरली यहाँ आपको एक ऑल टाइम हाई होता हुआ नजर पड़ रहा है। और आज जैसे ही निफ्टी बैंक नए शिखर पे आई, 2 स्टॉक्स निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी ऑल टाइम हाई पे हैं। इनमें सबसे पहले एचडीएफसी बैंक है 2000 के पार, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी शानदार परफॉर्मेंस आपने देखा है। पर्टिकुलरली अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ जिस हिसाब से आरबीआई का रेट कट आया है, सीआरआर कटौती हुई है जो फेजेस में लागू होगी, कहीं ना कहीं इससे लोन ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है, जिसके कारण ओवरऑल निफ्टी बैंक को एक फायदा मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट ईयर टू डेट अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडेक्स है। और यहाँ अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टोरली देखें तो 12% ईयर टू डेट रिटर्न्स आपको निफ्टी बैंक में आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अहम जानना होगा कि ये जो शिखर आया है 9 जून के बाद, तो यहाँ क्या कंट्रीब्यूटर्स हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5% की तेजी देखी, और इसी के साथ कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स ने भी कंट्रीब्यूशन आपको दिखाया है। हालांकि पीएसयू बैंक्स लैगार्ड रहे हैं। अगर आप एसबीआई की बात करें, पीएनबी की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ 3% की गिरावट है, और इसके बावजूद निफ्टी बैंक में आपको तेज रुझान देखने को मिल रहा है। 2025 में अगर हम ईयर टू डेट देखें
तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बेटर परफॉर्म किया ये भी देख लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 46% ऊपर, कोटक बैंक 23% ऊपर, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी में भी आपने 14-15% के रिटर्न्स देखे हैं। तो क्लियरली निफ्टी बैंक आज ऑल टाइम हाई पे इस एक्सपायरी को। ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बैंक एक्सपायरी वाले दिन शानदार मोमेंटम। शुक्रिया यतिन। इस पर शिल्पा जी, बैंक निफ्टी में कोई है क्या एक्सपायरी का ट्रेड बचा है क्या कुछ ऑप्शंस में, या हो गया बस? जी अनुज जी, ऑनेस्टली आज प्रभुदास लीलाधर में हमने हीरो जीरो ट्रेड 57,000 का दिया था 35 रुपीज में, जो अभी 259 का हाई लगा के आई है। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि मोमेंटम है, इट कैन डू 57,500 ऑल्सो। यहाँ से 300 पॉइंट और भी बैंक निफ्टी जा सकता है। तो अगर किसी को करना है तो आप अभी भी इसमें मौका है, 57,000 पे कर सकते हैं। 220 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए 140 का एंड स्टे लॉन्ग। अगर ये व्यू सही जाता है तो ये 400 के पार भी आपको ट्रेड करते मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पे आप अपनाएं, क्योंकि बैंकिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए निफ्टी बैंक फ्रेश लेवल्स पर प्राइवेट बैंक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस। लेकिन पीएसयूज अभी भी बैकफुट पे हैं। कुछ काउंटर्स को छोड़ दें आप, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक के अलावा आप देखें एसबीआई आज 0.5% से ज़्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, सभी में गिरावट। आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, पीएसयूज बैंक अभी भी दिक्कत में नजर आ रहे हैं। सोमिल जी, आप बताइए, पीएसयू बैंक यहाँ पे क्यों कन्विक्शन नहीं बन पा रहा? अगर आपको लेना हो पीएसयू बैंक में तो वो कौन सा स्टॉक होगा? आई थिंक इंडियन बैंक एक अच्छा लग रहा है, एक कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक थोड़ा सा गिरावट में है, लेकिन मुझे लगता है कि 40 डेली मूविंग एवरेज पर एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से एक अच्छी बाइंग बन सकती है। और यहाँ पे डेफिनेटली 107 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में बाइंग कर सकते हैं। टारगेट वुड बी अराउंड 118, 120। एक इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडियन बैंक बेसिकली अगर आप देखें तो एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूट रहा है, और यहाँ पे जो टारगेट बनते हैं वो 655 के आसपास के बनते हैं, और स्टॉप लॉस 618 पे लगा सकते हैं। ओके, इंडियन बैंक पसंद आ रहा है आपको फिलहाल पीएसयू बैंक में, यहाँ पे बेट लग सकती है, लेकिन कुछ काउंटर्स अभी भी दिक्कत में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पीबी फिनटेक को बड़ी राहत दी है, और CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में भी एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट को IRDAI जारी रख सकता है। क्या ही एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट और पीबी फिनटेक को कैसे मिलेगा फ़ायदा, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी यश जैन जी। यश जी, बताइए क्या है खबर? शुक्रिया इस स्टोरी को समअप करने के लिए। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दो ये स्टोरी रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनीज है, पर इसका सीधा फ़ायदा अगर ये एक्सेप्ट होता है, ऐसे कंटिन्यू होता है, हो सकता है पीबी फिनटेक को। स्टोरी ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI, वो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट पे उसने जो लिमिट लगाई थी उसे कंटिन्यू कर सकता है FY 26 के बियॉन्ड भी। अभी इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में दो तरीके के एक्सपेंसेस आते हैं, एक तो कमीशन एक्सपेंसेस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। कमीशन ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनीज जो कमीशन भरती है पॉलिसीज बेचने के लिए एग्रीगेटर्स को, वो होता है। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जैसे आपके सैलरी और दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए, वो काउंट होता है। FY 23 से पहले ये होता था कि कमीशन पे लिमिट हुआ करती थी। मोटर कमीशन पे ये लिमिट, हेल्थ कमीशन पे ये लिमिट, फायर कमीशन पे ये लिमिट। FY 23 में रेगुलेटर ने बोला हम इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट्स पे से कमीशन लिमिट्स हटा रहे हैं और एक हेडलाइन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट पे कमीशन लिमिट लाएंगे। अभी इंश्योरेंस कंपनीज को क्या करना है? आप जितना कमीशन देना हो पॉलिसी बेचने के लिए बिल्कुल दीजिए, बट अलॉन्ग विथ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपकी लिमिट एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की लिमिट के अंडर होने चाहिए। तो इससे इंश्योरेंस कंपनीज को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि ज़्यादा कमीशन देके भी बिजनेस अक्वायर किया जा सकता है, एज लॉन्ग एज आप एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट के लिमिट के अंदर रहते हैं। ये स्ट्रीट को डर था कि ये वापस कमीशन लिमिट IRDAI ला सकता है, जो कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि IRDAI का ऐसा इंटेंशन नहीं है। IRDAI को लगता है कि पॉलिसी होल्डर्स को फ़ायदा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट से, और इसे बरकरार रखना चाहिए। इसे बरकरार रखने में पॉलिसी बाज़ार जैसी एग्रीगेटर का फ़ायदा ये होता है कि उन्हें कमीशन इनकम ज़्यादा मिल सकती है, एज लॉन्ग एज इंश्योरेंस कंपनीज एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट के अंडर है।
ये स्टोरी है, ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन है और इसलिए इसका सीधा सीधा फ़ायदा पॉलिसी बाज़ार को हो सकता है। ओके, चलिए शुक्रिया यश। तो ये पॉलिसी बाज़ार, आशीष, आज पॉलिसी बाज़ार में ब्लॉक डील भी हुई। ये स्टॉक ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, वैसे थोड़ा वॉलेटाइल है ऑफ लेट, लेकिन कोई व्यू इस पर? अनुज, तो देखिए हम स्टॉक काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छी कंपाउंडिंग इसने थोड़ा मीडियम टर्म में की है। जब से इसका आईपीओ आया हमने देखा कि स्टॉक पहले तो करेक्शन आया और वहाँ से 600 रुपये से ऑलमोस्ट 1800 रुपये की ट्रेजेक्ट्री इस स्टॉक ने दिखाई। बिजनेस वाइज भी काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ी सी जो रेगुलेटर की एक अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी रहती है, खासतौर पे इंश्योरेंस सेगमेंट में, तो उसमें बीच बीच में हमें देखते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी सेलिंग दिखाता है। मेरे हिसाब से इन द शॉर्टर टर्म अगर से मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपसाइड है और स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2200-2300 को छू सकता है, तो ये स्टॉक हमें ठीक लगता है। बट न्यू एज के अंदर में हमारी जो टॉप बेट रहेगी वो इटर्नल रहेगी। ओके, इटर्नल ये पसंद आ रहा है अभी फिलहाल आशीष जी को न्यू एज कंपनीज में। कुछ सेक्टर की बात करता है, सीमेंट स्पेस में भी अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं सुबह से। डालमिया भारत देखें आप, श्री सीमेंट देखिए, सभी वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। सभी में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक बार रखते हैं, वहाँ पे क्या एक्शन आप देखेंगे? श्री सीमेंट और इनफैक्ट आप देखें डालमिया तो डे हाई के आसपास, अल्ट्राटेक सीमेंट भी डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा फिलहाल। गाबा सर, डालमिया भारत देखिए ये स्टॉक और अल्ट्राटेक इनफैक्ट सभी के रिजल्ट Q4 के अच्छे भी थे। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड डे हाई के आसपास कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं? डालमिया भारत का जो स्ट्रक्चर है वो तो बढ़िया है। हाई टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये बाय ऑन डिप स्टॉक है। अब ट्रेड कर रहा है 2180, नियर टर्म हाई के आसपास है। अब भी किसी को लेना है ले सकते हैं। 2150 का स्टॉप लगाना चाहिए। 2200 तो डेफिनेट पार कर लेगा, लेकिन और भी हायर जोन देखेंगे, शायद 2300 2400 भी देखेंगे वक्त के लिए। ये बाय ऑन डिप स्टॉक है, इसको डेली ट्रेडिंग की तरह नहीं लेना चाहिए। वैसी बात अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 11800 का स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेड करें 11945। ये लगता है ये भी करीब 12500 तक जाना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वी शुड गो अप अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, मीनवाइल एक बार ऊनो मिंडा का चार्ट देखते हैं। जब से लक्ष्मण जी ने वो स्टोरी ब्रेक की, वहाँ से देखिए आप क्या शानदार मोमेंटम। अब डे हाई पर करीब करीब 20 रुपये ऊपर ये स्टॉक इस समय ऊनो मिंडा का। मानस, इस पर कोई व्यू है क्या आपका? हालांकि ये बीच बीच में वॉलेटाइल हो जाता है, लेकिन रीसेंट एंट्रेंट है एफएनओ में। कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद, अब वापस इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप साइड बॉटम बना रहा है। तो आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे 1064 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, जहां पे टारगेट 1125 जो कि 1125 जो कि पिछले हाई से भी ऊपर के लेवल्स हैं, वहां पर सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस समय है इस वक्त की टॉप कैश कॉल्स का। स्टिंग प्ले करिए और फिर कॉल्स लेते हैं। टॉप कैश कॉल्स आज हम लेंगे आशीष चतुर्मोहता से, प्रशांत सावंत जी से और सौमिल मेहता जी से। तो आशीष, आप शुरुआत करिए, आपका इस आज का टॉप कैश कॉल। जी, तो देखिए मुझे लॉरस लैब्स पसंद है अनुज, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि सीडीएमओ स्पेस का जो बिज़नेस है वहाँ पे बहुत अच्छा अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम हमें देखने को नज़र आ रहा है और लॉरस ने काफ़ी केपेक्स भी पिछले कुछ सालों में किया है, तो ये केपेक्स भी अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छे इसके रिटर्न्स अब देखने को नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सीडीएमओ की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें लगता है 16-17% की एक ग्रोथ आने वाले 4-5 सालों तक कंसिस्टेंटली देखने को नज़र आएगी। तो उस स्पेस से में ये कंपनी हमें अच्छी लगती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक 3-1 साल से कंसोलिडेशन फेज में था और अब बहुत ही अच्छे राउंडिंग बॉटम बनाकर इसने इस कंसोलिडेशन फेज से निकल रहा है। तो मेरा मानना है टेक्निकली भी 665 पे एक बहुत बढ़िया बेस बना है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 800 रुपये तक की ट्रेजेक्ट्री लॉरस लैब्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, लॉरस लैब आशीष जी को पसंद है। प्रशांत जी, आप बताइए आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? तो श्रेया, यहाँ पे अगर हम बोरोसिल रिन्यूएबल्स के चार्ट को देखें, करीबन 535-36 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक कंसोलिडेशन रेंज के निचली लेवल के करीब ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी डिसेंट बिल्डअप हो रहा है और वीकली चार्ट के 20 मूविंग एवरेज पे डिप लिया है। तो मैं यहाँ पे एक बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 518 518। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 575 575 का। 75 के टारगेट के लिए आप बोरोसिल रिन्यूएबल आपको पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय बन सकती है। सुमिल जी, आप बताइए आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? मेरा कॉल होगा कैश में आईटीसी होटल्स में एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। बहुत अच्छा सेटअप है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आया है।
ऊपर में टारगेट्स होंगे 238 के और जो ऊपर स्टॉप लॉस होंगे वो 216 पर। ओके चलिए, तो ये इस समय आईटीसी होटल्स यहाँ पर एक कैश कॉल बाय की तरफ आती हुई। आगे बढ़ते हैं, सरकारी शेयरों में लगातार तेजी है। मोतीलाल ओसवाल ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली है। मिताली से जानते हैं क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के बाद हमने देखा कि इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। पहले जहाँ स्लो ग्रोथ और डेट के कारण दिक्कतें बनी हुई थी, वहाँ पे अब देखा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यू क्रिएशन के मौके देखने को मिल रहे हैं। पैंडेमिक के बाद पीएसयूज एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट बन चुका है और जो लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए काफ़ी मीनिंगफुल नज़र आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसयू वैल्यूएशंस अपने पीक से नीचे है और आगे बैंकिंग, डिफेंस और एनर्जी जैसे स्ट्रक्चरल सेक्टर्स पीएसयू ग्रोथ के मेजर ड्राइवर्स बनने की उम्मीद जताई है उन्होंने। पीएसयू इंडेक्स की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 14% नीचे है। FY25 की अर्निंग ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे स्लो हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ पिछले साल के टफ कंपैरिजन के कारण होगा और ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो थोड़ी सॉफ्टनिंग आई है उसके कारण भी यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन ये किसी भी तरह का ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं है, ऐसा रिपोर्ट में जताया गया है। ब्रोकरेज की जो टॉप पीएसयू पिक्स है उसमें शामिल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HAL, BEL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कोल इंडिया लिमिटेड। ब्रोकरेज का मानना है कि FY25 से 27 के बीच में जो ये पीएसयू यूनिवर्स है, इनके पैट में करीबन 10% CAGR की ग्रोथ की संभावना है और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेंगे BFSI और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, वो भी कंजर्वेटिव असम्पशंस के साथ उन्होंने यहाँ पे जताए हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स, कैपिटल गुड्स और मेटल सेक्टर भी पीएसयू ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। ओके, शुक्रिया मिताली। तो ये इस समय मोतीलाल ओसवाल का व्यू कुछ पीएसयू स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं, एक बार ज़रा वापस चार्ट लेकर आइए आप मेटल्स इंडेक्स का। और सच बताऊँ ना तो आज सुबह श्रेया जब स्पॉटलाइट कर रहे थे तो मेटल्स पर मेरी नज़र गई थी, मेटल्स इंडेक्स पर, क्योंकि बहुत समय के बाद एक इंडेक्स ने गोल्डन क्रॉसओवर बनाया था। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ने मूव किया, ये कॉम्बिनेशन जो था ना, मुझे आज काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी सुबह कि आज मेटल्स इंडेक्स कुछ कमाल करने वाला है। वो अभी देखने को मिल रहा है कमाल। नहीं, इसके लिए आज बहुत समय के बाद मैंने स्पॉटलाइट में 2 स्टॉक्स के अलावा एक इंडेक्स की भी बात की थी, मेटल्स इंडेक्स की बात की थी, क्योंकि ये गोल्डन क्रॉसओवर ना एक बहुत पावरफुल टूल होता है। निफ्टी पर भी हम किस दिन बुलिश हुए थे, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मेरे प्रोड्यूसर बता देंगे, लेकिन जब गोल्डन क्रॉसओवर बना था, ये आई थिंक पिछले महीने की बात है, मतलब पिछले महीना मतलब पिछले 25-30 दिन की बात है। तब से हम गोल्डन क्रॉसओवर के बाद से बुलिश हुए थे निफ्टी पर, और उसके बाद से निफ्टी ने मुड़कर नहीं देखा। सेम केस सब यहाँ पर मेटल्स में। और आज देखिए आप, हाँ 5 जून को, अब 5 जून को निफ्टी ने गोल्डन क्रॉसओवर बनाया था। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देखिए आप जरा, निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रख दीजिए जरा स्क्रीन पर। ये देखिए निफ्टी का, ये तो खैर आज का चार्ट है, 1 महीने का चार्ट। 5 जून को हम गोल्डन क्रॉसओवर पॉजिटिव हुए थे निफ्टी पर गोल्डन क्रॉस के साथ, और वहाँ से इस तरह का मूव आया। और मेटल्स में आज, और आप देखिए एक एक करके मेटल स्टॉक्स देखते हैं। सेल देखिए आप, हिंडाल्को देखिए, JSW देखिए। देखिए स्टॉक्स हम 2 ही लेते थे, उसके लिए हम 2 स्टॉक्स लिए थे, लेकिन पूरा का पूरा इंडेक्स के चलने की बात हुई थी। हिंडाल्को देखिए डे हाई पर, सभी स्टॉक्स ऑलमोस्ट इस समय डे हाई पर ट्रेड करें। गावा सर, सुबह हिंडाल्को आपका क्विक सिंगल था, अब बताइए टारगेट के काफ़ी करीब होगा इस समय, या टारगेट आ गया है? अब बताइए, और यहाँ पर अप्रोच क्या होगी? एक्चुअली देखा जाए तो हाई टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट अप है। जब मार्केट अप है तो हिंडल को भी अप मिलेगा। अब टारगेट आ गया है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो पैसा निकालो, लेकिन इसको लिखना चाहिए 725 के हिसाब से। ट्रेड करा 689, मतलब यहाँ से 35 रुपया अब भी पॉसिबल है। हाँ, स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 680 का, ज्यादा नहीं, लेकिन इसको चेस कर सकते हैं अप टू 725, क्योंकि जो ब्रेकआउट मिला है करीब 6 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। ये 1-2 दिन में, 1 या 1 हफ्ते में ये खत्म नहीं होने वाला। इसमें अप-मूव मिलना चाहिए हिंडाल्को में। ओके, हिंडाल्को में अप-मूव मिलना चाहिए, 680 का स्टॉप लॉस, और भी अभी टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाबा सर। ये तो हो गए मेटल इंडेक्स के बाद। थोड़ी देर पहले हम पीएसयू स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे। आशीष, अगर सेग्रीगेट करना हो पीएसयू स्टॉक्स में, डिफेंस हटा दें आप, रेलवे, OMCs, साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर के, तो कौन सा सेक्टर के पीएसयू स्पेसिफिकली आपको ठीक अभी स्थिति नज़र आ रही है जहाँ पर बेट लग सकती है? जी, तो देखिए डिफेंस को अगर से हम हटा दें तो मेरा ऐसा मानना है कि पीएसयू बैंक्स
में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आएगी, क्योंकि उसका कारण ये कि बैंक्स जो है वो वन टाइम पे आपको प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, लोन ग्रोथ भी अच्छी है, और पूरी बैंकिंग की रैली में अब ये भी कहीं ना कहीं इनका जो अंडर परफॉर्मेंस है 5-6 महीने से, वो अब कहीं ना कहीं कैचअप होना शुरू होगा। तो वहां पर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी एक टॉप बेट रहेगी, जो मुझे लगता है काफी अच्छा कर सकती है। दूसरा जो मुझे अच्छा लगता है वो है थोड़ा सा पावर स्पेस से। पावर स्पेस में भी आप देखेंगे कि एनटीपीसी के अंदर में एक करेक्शन आया था, पर अब एनटीपीसी का बेस बिल्डिंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। बहुत ज्यादा इनकी कैपेसिटी एडिशन भी हमें देखने को नजर आ रही है, तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं एनटीपीसी में नजर आएगा। और स्टॉक एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के बाद बेस बना रहा है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ 370 380 तक की ट्रेजेक्टरी बनेगी, जो कि इंडेक्स को भी काफी सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजेश सातपुते जुड़े हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए, क्या ट्रेड है आपके पास? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेटल मुझे लगता है वो एक सेक्टर है जहाँ पे मोमेंटम अच्छा मिल रहा है, कुछ फ्रेश मिल रहा है बाय ट्रेड्स। तो देखिए वेदांता पे मेरा बाय रहेगा। 453 करंट प्राइस है, 448 का स्टॉप लॉस रखे। जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो भी ये 448 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। इसका टारगेट का जो रेंज दिख रहा है दैट इज 470 475 वेदांता। ओके, चलिए वेदांता ये है इस समय राजेश जी की पिक का। अब चार का चौका का सीक्वेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे शिल्पा जी के पास सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, फिर मानस जी के पास एफएनओ सुपरस्टार, सौमिल जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता के पास। तो ये चार के चार ट्रेड्स आपके लिए इस समय। शिल्पा जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल। अनुज जी, सस्ता ऑप्शन अभी यहाँ पे रहेगा नायका में एक अच्छा खासा सेटअप है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बन गया है और इमीडिएट टारगेट्स टुवर्ड्स 215 के भी ओपन होते दिख रहे हैं। तो 210 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज में जो ₹5 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹2.5 का रखिए और पहला टारगेट रहेगा 8 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 10 से लेके 12 तक भी इसके टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं। ओके, तो ये इस समय शिल्पा जी की ट्रेड। मानस जी बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, मेटल क्षेत्र से ही हिंदुस्तान कॉपर के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। जुलाई के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने चार्ट्स पे देख लिया है, तो 264 के स्टॉप लॉस से हिंदुस्तान कॉपर के जुलाई के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और ₹280 की टारगेट सेट करेंगे। यहाँ पर जुलाई मंथ का ऑप्शन भी ले सकते हैं। 270 वाला कॉल ऑप्शन ₹13 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹9 के स्टॉप लॉस से ₹20 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके, तो मेटल स्पेस एक और हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे जुलाई फ्यूचर्स की खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अब चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी आपने क्या पिक किया है? मैंने पिक किया है आईओसी, और आईओसी में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है इन लास्ट 1.5 मंथ, और ये कंसोलिडेशन मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा। 20-40 डेली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। स्टॉप लॉस होगा 142 और टारगेट होगा 155। ओके, तो आईओसी सोमिल जी को पसंद आ रहा है फिलहाल चार्ट का चमत्कार के लिए। मिड कैप फंडा बताइए आशीष जी आपका। जी, तो मुझे श्रेया लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी काफ़ी पसंद है पूरे मेटल स्पेस से। ये एक तो मुझे सबसे इसलिए अच्छा लगता है कि एक बहुत ही इंटीग्रेटेड प्ले है, जहाँ पर पे आयरन ओर की माइंस और इनके पास है, और अभी एक नया ईसी क्लियरेंस इनको मिला, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो 10 मिलियन टन की जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 24-25 मिलियन टन कैपेसिटी पे चले जाएगी। तो आयरन ओर के अंदर में एक बड़ा जंप देखने को नजर आएगा, जिसकी वजह से स्टील प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छी जंप देखने को नजर आएगी। तो लॉयड मेटल्स इस पूरे स्पेस में एक बहुत ही बढ़िया प्ले लगता है, क्योंकि कैप्टिव माइंस का कंट्रोल भी इनका काफ़ी अच्छा है। अब अगर से आप देखेंगे टेक्निकली, तो ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया बेस बना चुका है और अपने 20 डे 50 डे सभी मूविंग एवरेज को काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 1480 ये एक बहुत अच्छा बेस के तौर पे काम करेगा। ये सपोर्ट होल्ड करता है, तो 1700 रुपये तक की अपसाइड मुझे लगता है लॉयड मेटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो मेटल सेक्टर का आज बोलबाला लॉयड मेटल्स पसंद है आशीष जी को। तो चार्ट का चौका का हमने शुरुआत की शिल्पा जी से। सस्ता ऑप्शन उन्होंने बताया नायका 210 का कॉल ऑप्शन, टारगेट 8, 10, 12 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2.5 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी ने पिक किया हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ के जुलाई की फ्यूचर्स में खरीदारी 280 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 264 का मेंटेन करना है। सोमिल जी को पसंद आया चार्ट का चमत्कार के लिए आईओसी 155 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 142 का लगाना है आपको।
आपको स्टॉप लॉस। मिड कैप फंडा में आशीष जी ने लॉयड मेटल्स चुना, 1700 के टारगेट एक्सपेक्ट करें, वहीं 1480 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तो ये हमारे 4 का चौका का सीक्वेंस हो गया और ये हमारे पिक्स आते हुए नायका का जिक्र किया शिल्पा जी ने, इनको पसंद भी आ रहा है स्टॉक्स और देखिए आज इनफैक्ट डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा 1.5% की तेजी के साथ। इन्वेस्टर डे भी थी आज और नायका ने इन्वेस्टर डे में अगले 5 साल का ग्रोथ रोड मैप पेश किया है और अगले 5 साल का क्या है ग्रोथ प्लान ये बताने के लिए हमारे साथ मंगलम आलू जुड़े हुए हैं। मंगलम, बताइए कि नायका ने इन्वेस्टर डे में कौन सी बड़ी बातें कही हैं? जी बिल्कुल, नायका आज फोकस में है। नायका का आज इन्वेस्टर डे है, एनुअल इन्वेस्टर डे, और उनके करीब 160 पेज का जो प्रेजेंटेशन बीएसई पर अपलोड हुआ है उससे मुझे 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है। सबसे पहला, नायका क्विक कॉमर्स में घुस रहा है, ब्यूटी क्विक कॉमर्स में। तो नायका नाउ उन्होंने लॉन्च किया है देश के 7 मेजर शहरों में और उसमें वो 90 मिनट से लेके 120 मिनट तक ऑर्डर फुलफिलमेंट करेंगे। तो जितने क्विक कॉमर्स ब्यूटी ऐप्स हैं उसमें नायका ने अपनी पहचान बनाई है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, उनके जो खुद के ब्रांड्स हैं, हाउस ऑफ नायका जिसे वो कहते हैं, वो 2100 करोड़ उनका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हो गया है। वो चाहते हैं कि अगले 4 या 5 सालों में ये 30% कंपाउंडिंग से ग्रो करे अगले 4-5 साल के लिए, और उनका टारगेट यहाँ पर 6000 करोड़ है अपने खुद के ब्रांड्स का। और तीसरा, याद है ब्रोकरेजेस कह रहे थे कि उनके फैशन बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है, बट नायका ने कहा कि FY26 में उनका जो फैशन बिजनेस है ब्रेक इवन हो जाएगा और FY28 में मिड सिंगल डिजिट्स 5 से 6% के आसपास उनकी मार्जिन्स होंगे और गोइंग फॉरवर्ड स्टेडी स्टेट मार्जिन्स करीब 10% के आसपास होंगे। फैशन जो उनका ओवरऑल बिजनेस है वो सोच रहे हैं कि 4 से 5 गुना बढ़ेगा और सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में कई बड़े लॉन्चेस भी हैं। उनका जो होलसेल बिजनेस है वो भी वो चाह रहे हैं कि यहाँ से 3 गुना बढ़े, पर वो प्रॉफिटेबल 4 गुना ग्रोथ के बाद ही होगा। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी दमदार प्रेजेंटेशन नायका की तरफ से। बिल्कुल दमदार प्रेजेंटेशन, शुक्रिया मंगलम। और उसका रिजल्ट हमने देखा भी स्ट्रीट पे नायका में शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है और आज के सत्र नहीं, पिछले एक सत्र को छोड़ दे तो अच्छी तेजी हमें नायका में देखने को मिली है। आशीष जी, नायका आपने अभी मंगलम जी को भी सुना होगा, इन्वेस्टर डे काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। अब नायका नाउ में भी एंट्री ले रहे हैं, मिंत्रा नाउ कह रही थी। देखिए मिंत्रा नाउ, बोल्ट, साथ ही क्विक, सभी क्विक कॉमर्स में अब ना एंट्री ले रहे हैं। अब नायका की भी एंट्री हो गई है। इस एंट्री को कैसे देख रहे हैं आप? कंपनी कैसी लगती है आपको? बेट लगाना चाहिए क्या नायका में? देखिए आईपीओ के बाद तो हमने देखा कि काफ़ी बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को नजर आया, बट ये एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड विजिबल हो रहा है जहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ने वाली है और ख़ास तौर पर जिस सेगमेंट में फैशन ब्यूटी सेगमेंट में जहां पे नायका ऑपरेट कर रही है वहां पर पे ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को नजर आ सकती है। हालांकि वहां पर पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, बट जिस तरह से नायका ने अपने आप को एक ओमनी चैनल प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं नायका को देखने को नजर आएगा। तो मुझे लगता है एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एक अपसाइड जरूर देखने को नजर आ सकती है और एटलीस्ट फ्रॉम 3 to 6 मंथ पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि एक 230-240 तक की पोटेंशियल अपसाइड कहीं ना कहीं नायका के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो नायका भी पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है आपका। शानदार तेजी इसमें आज के सत्र में भी देखने को मिली और कंपनी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए तमाम उतार चढ़ाव के बीच जून सीरीज में बाजार ने तेजी का मूड दिखाया है। आप वेस्ट एशिया की बात करें तो संकट सुलझने के बाद इसकी रफ्तार तेज रही है, लेकिन मार्केट वॉल्यूम और टर्नओवर में आप देखें तो यहाँ पे अंतर दिख रहा है, डिफरेंसेस हैं। जिस रफ्तार से मार्केट वॉल्यूम बढ़ा है उस लिहाज से टर्नओवर में ग्रोथ नहीं दिखी हमें। कुछ अहम आंकड़े के साथ मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल जुड़ रही हैं। कंचन, बताइए क्या कह रहे हैं डेटाज? जी, जैसे कि आपने भी मेंशन किया है कि जून में एक अच्छी खासी हमें चाल देखने को मिली। सबसे पहले मैं जून की जो पिक्चर है इस टाइम पे आपको वही यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए निफ्टी ने जून में करीब 3% के रिटर्न दिए हैं। वहीं सेंसेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिला है। मिड कैप में करीब 2.7% रिटर्न और स्मॉल कैप तो यहाँ पे अच्छी खासी रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 5% का। इसके अलावा अगर हम टर्नओवर और साथ में वॉल्यूम का कंपैरिजन करें, देखिए जो वॉल्यूम्स थी वो अपने 11 मंथ के हाई पर
थी जून में, और अब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा तो यहाँ पे करीब करीब हमें 20% का उछाल देखने को मिला था। और इसके साथ साथ 5.75 करोड़ शेयर्स हमें पर दिन यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस लिहाज से टर्नओवर की पिक्चर देखिए, यहाँ पे केवल हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1% की ग्रोथ देखने को मिली है, और टर्नओवर की बात करी जाए तो 1.02 लाख करोड़ पर डे का हमें देखने को मिला है। इसको और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस की यहाँ पे जो पिक्चर है वो एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरीके से ग्रोथ है जो देखी गई है। देखिए वॉल्यूम ग्रोथ में -11% की ग्रोथ थी फरवरी में, लेकिन वो बढ़ के यहाँ पे जून में सीधा +20% पे आ गई है, और जो कि मई में थी करीब करीब 12% की। लेकिन यहाँ पे देखिए टर्नओवर में माइनस से लेके -5.4% थी ये फरवरी में, 8.3 पॉजिटिव साइड में गई मार्च में, उसके बाद 2.7 आई, 10.9 आई, लेकिन अब गिर के यहाँ पे केवल यहाँ पे 1% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इतना बड़ा कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन है क्यों, उसके पीछे के कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स है। सबसे पहला ट्रिगर तो ये है कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम में तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो ट्रेड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी के थे, यानी कि लोगों ने जो ट्रेड करे हैं वो स्मॉल कैप में और मिड कैप में ज़्यादा करे हैं, जिस लिहाज से जो टर्नओवर है वो हमें लोअर साइड में देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम्स। इसके साथ ही साथ जो डिस्काउंट पे ब्लॉक डील यहाँ पे हमें होती हुई दिखाई दी है, उसका भी सीधा सीधा जो असर है वो वॉल्यूम और टर्नओवर पे हमें आता हुआ दिखाई दिया है, और कम वैल्यू वाले शेयर्स में लोगों ने ज़्यादा कामकाज किया है। इसके अलावा मैं ब्लॉक डील की इस टाइम पे आपको वैल्यू दिखाऊं तो मई में ब्लॉक डील जो हुई थी वो हुई थी करीब करीब 55,000 करोड़ की, वही जून में ये थोड़ी सी गिर के हो गई है 45,000 करोड़ की। यानी कि जिस्ट ऑफ द स्टोरी हम समझे तो लोगों ने इस टाइम पे जो अपना रुझान है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा लगाया है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में तो इजाफा आया है, लेकिन जो टर्नओवर है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ओके चलिए, तो क्लियरली थोड़ा सा लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा छोटे स्टॉक्स में है। ये जिस्ट ऑफ द स्टोरी। कंचन शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मार्केट में 25,500 के ऊपर टिकने में कामयाब हम। अब आखिरी एक 3 PM मूव पेंडिंग है या नहीं, थोड़ा सा एक बार आई थिंक मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है, हल्का सा नीचे आए हैं उसके। बैंक निफ्टी भी दिखाएंगे एक बार। हाँ 57,112 पर इस समय आया। जिंदल स्टील एंड पावर देखिए ज़रा एक बार, JSPL 3.5% ऊपर, नैल्को में 4% की रैली, हिंडाल्को मेटल्स में बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम इस समय। प्रशांत जी, गोल्डन क्रॉस के बाद इस तरीके का मूव मेटल्स में, क्या एक कुछ बास्केट बनाई जाए? कोई एक स्टॉक है जहां पर जुलाई सीरीज में आप पॉजिटिव होंगे मेटल्स में? जी अनुज जी, मैं इनफैक्ट एंटायर मेटल सीरीज और बैंक्स इन 2 सेक्टर्स पे जुलाई के लिए पॉजिटिव हूँ। अगर हम नाल्गो की तरफ देखें, करीबन 192 के ऊपर 192-193 जोन में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी रेंज ब्रेकआउट के लिए तैयार है, जो कम से कम 205-210 तक जा सकता है। सो यहाँ स्टॉप लॉस रखिए 188 स्पॉट के नीचे, और एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए। और बाकी भी जो स्टॉक्स है, अगर हम जिंदल स्टील, जिंदल JSW की बात करें, तो इन दोनों में मुझे जिंदल स्टील बेटर लग रहा है। यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो 940 का स्टॉप लॉस रख के 985, 990 इन लेवल्स के लिए लॉन्ग रह सकते हो। ओवरऑल सेक्टर बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ओके, पूरा सेक्टर ही फोकस में रहेगा, ओवरऑल ये सेक्टर स्ट्रांग लग रहा है, और JSPL को आप खरीद सकते हैं फिलहाल। कुछ और काउंटर्स जहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स आप देखें, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, प्रशांत जी की पिक भी थी, टाटा स्टील, सभी डे हाई के आसपास कारोबार करते हुए नजर आएंगे। टाइटन भी 0.5% तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। राजेश जी, टाटा कंज्यूमर देखिए, आप FMCG स्टॉक्स को आप भी ट्रैक करते थे और लगातार हमारी चर्चा भी होती रहती है इस पर्टिकुलर काउंटर में। शानदार मूव पिछले कुछ दिनों में गावस्कर ने भी पिक किया था। अब क्या स्ट्रैटेजी टाटा कंज्यूमर में अपनाए? जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ सत्रों से, चेज करना चाहिए? देखिए चेज तो डेफिनेटली करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। तो 1125 ये नया स्टॉप लॉस होगा। मुझे याद है गाबा जी ने जब दिया था तो ये कुछ 1100 के आसपास था। तो अभी ये इन द मनी हो गया, तो 1125 के स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेंड को राइड करें। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा करीबन 1160 से 1170, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, डबल टॉप सिचुएशन बनता है। तो 1160 1170 के टारगेट के लिए आप कंटिन्यूएशन कर सकते हैं इस ट्रेंड को, 1125 का स्टॉप लॉस। चलिए, हल्का सा मार्केट कूल ऑफ हो रहा है। रिलायंस का इंटरडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा यहाँ पर बहुत मामूली सा मार्जिनल सा कूल ऑफ आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा एक कूल ऑफ दिखेगा। लेकिन शिल्पा जी, रिलायंस पर क्या व्यू होगा अगली सीरीज के लिए?
जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखेंगे हमने 1400 2030 ज़ोन से भी इसमें बाय के लिए रिकमेंड किया हुआ है, आपके चैनल में भी बहुत बार हमने बात किया है। यहाँ पे मुझे लगता है जुलाई सीरीज़ के लिए यहाँ पे 1540 तक का भी टारगेट आप अपसाइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको ऑन डिक्लाइन्स में मिले तो आप 1480 1470 तक भी बाय कर सकते हैं। 1460 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1540। ओके, रिलायंस पर एक व्यू, लेकिन एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ऐसा करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए सभी पूरे चौतरफा खरीदारी बाजार में, लेकिन रियल्टी पैक थोड़ा आज पेन में दिखा। डीएलएफ करीब करीब 1% से ज़्यादा टूटा। शोभा देखिए 3.5% का डेटिस पे पड़ा। प्रेस्टीज टूट कर रहा है कारोबार 2.5%। ब्रिगेड, लोधा, सिर्फ फिनिक्स को छोड़ दे तो सभी स्टॉक्स निफ्टी के आप पेन में नजर आएंगे आपको। सोमिल जी, एक बार आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गिरावट आज रियल्टी स्पेस में हमें देखने को मिली, कोई ऐसा काउंटर जहां पे बेट लग सकती है, इस गिरावट में खरीदा जा सकता है? आई थिंक डीएलएफ एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और अगर यहाँ से प्रीएम्प्ट करना है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ, तो डीएलएफ ही एक मुझे बहुत ही अच्छा बढ़िया पिक लग रहा है। स्टॉप लॉस 822 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है, बिकॉज ये अभी करेक्शन शुरू हुआ है, तो शायद साइडवेज और भी करेक्शन हो और उसके बाद ब्रेकआउट मिले, लेकिन 822 820 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में पोजिशनली 900 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, डीएलएफ में 900 की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 822 820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, थोड़ा और पेन हो सकता है, ऐसा कहना है सोमिल जी का। जिस तरीके से मार्केट ने आज मूव दिखाया है, लग रहा है पॉजिटिव ही। जुलाई सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या होंगे और क्या अप्रोच वहाँ पर? देखिए, जुलाई सीरीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर तो मेरे ख्याल से अर्निंग सीजन, क्योंकि अब हम ग्लोबल क्यूज़ सारे पचा चुके हैं, अच्छे से निचोड़ के उनका पूरा उनको पी चुके हैं। अब हम इतने सब खराब ग्लोबल क्यूज़ पर निफ्टी 1000 पॉइंट की रैली दे चुका है आपको, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए अगर 1-2 अच्छे अपडेट आ जाए क्वार्टरली, तो मार्केट फिर ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। आई थिंक जुलाई सीरीज़ में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम निफ्टी पर, वैसे तो खैर व्यू मैं कंजर्वेटिव होने के लिए 3 महीने का ले रहा हूँ, एक फीलिंग मेरी है कि शायद जुलाई सीरीज़ में ही लग जाए शायद, क्योंकि वो जो अर्निंग सीजन का मोमेंटम है वो फर्स्ट हाफ में आ जाएगा अगर आना होगा तो। ऑब्वियसली जो भी करें आप स्टॉप लॉस के साथ करें। और एक चीज़ आई थिंक एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए मेटल्स में गोल्डन क्रॉसओवर बना, डॉलर कूल ऑफ होना शुरू हो गया है। मेरी एक फीलिंग आ रही है कि जुलाई में शायद एफआईएस भी वापस लौटें। आई थिंक एक चीज़ तो क्लियर हो गई है इस मार्केट में, उन्हें शॉर्ट करके कुछ नहीं मिला है, शॉर्टिंग करके एफआईएस को लॉस ही हुआ होगा। तो अब होपफुली आगे आकर वो अपने पोजीशंस कवर करें और होपफुली कैश मार्केट में भी बाइंग लौटे। मॉनसून की प्रोग्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। हमने अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून देखा, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस को लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप अटक गए, तो वो एक अगला ट्रिगर होगा मार्केट के लिए कि मॉनसून किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग सीजन होगा, अगर वो अच्छा रहा तो हम फिर ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। इस मार्केट में अब एक और चीज़ करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। आप जैसे आज के बाद अब नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 25,200 का शेयर, उसके बाद और आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको और आगे ट्रेल कर देंगे, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम बैक। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं मार्केट के बिग ट्रेंड्स को लेकर। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। शानदार मोमेंटम मार्केट में, ऑल टाइम हाई पर बैंक निफ्टी, बताइए अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट पर? जी, ब्रेक के पहले जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, ब्रॉडली जो मार्केट का जो व्यू है आपका, जो 2-3 की एरिया ऑफ फोकस है, एक तो भी जो अपकमिंग अर्निंग सीजन आएगा वो बहुत क्रिटिकल रहेगा, और इसके अलावा सेक्टर एलोकेशन काफी क्रिटिकल रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स चीजें तो यहाँ पे बनती रहेंगी, लेकिन ये जो लेवल्स है यहाँ पे सही सेक्टर एलोकेशन ना हो तो चैलेंजेस आ सकते हैं, जहाँ पे मार्केट का मूवमेंट काफी ज्यादा तेज है, सेक्टर रोटेशन काफी ज्यादा फास्ट है।
तो अर्निंग सीजन के बारे में जब बात करें तो बेस जो है लास्ट ईयर का वो थोड़ा सा नरम है, लेकिन अभी तक जो फीलर्स है वो बहुत ग्रेट नहीं है। वो अर्निंग सीजन के लिए काफी फोकस करना पड़ेगा। जो की सेक्टर्स है वो सेक्टर्स ऑफ कोर्स बीएफएसआई जो सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर है। उसका अर्निंग सीजन एंड अपडेट्स बहुत क्रिटिकली लोग देखेंगे। इसके अलावा आईटी सेक्टर काफी क्रिटिकल रहेगा क्योंकि आईटी सेक्टर का आउटलुक बहुत ग्रेट नहीं है। लेकिन अगर ये क्वार्टर में अपग्रेड्स आने की संभावना है तो वो एक कॉन्ट्राबैट हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स है जिसमें जैसे कैपिटल गुड्स है, अगर वहां पे मोमेंटम इंप्रूव होता है क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में, तो वो एक काफी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे जितना समझ में आ रहा है मार्केट ट्रेंड्स और सेक्टर आउटलुक बहुत क्रिटिकल रहेगा। अर्निंग सीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी कंफर्ट कम हो गया है मार्केट में। जो ओवरसोल्ड जोन था मार्केट का वो पूरी तरह से निकल चुका है। ओके नवीन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा सेक्टर एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में, सेक्टोरल शिफ्ट भी देख रहे हैं हम। और आज का सेक्टर ऑफ द डे अगर बात करें तो मेटल सेक्टर है। जिस तरीके से इस इंडेक्स ने शानदार तेज़ी दिखाई और पूरे शो में हमने आपके सामने रखी ये बातें। मेटल सेक्टर पर आपकी राय क्या होगी कि आपने एक्सपोजर बढ़ाया है यहाँ पे, आपका टेक? जहां तक मेटल सेक्टर का सवाल है, हमारा एक्सपोजर मेटल सेक्टर में बहुत कम है और यहाँ पे अभी एक्सपोजर हम नहीं बढ़ा रहे थे क्योंकि जो ग्लोबल चैलेंजेस थे उसके कारण मेटल सेक्टर में काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। तो अभी भी मेटल सेक्टर में हमारा अलोकेशन काफी कम है। यहाँ से आगे जाके अगर कोर फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं तो शायद बन सकता है, लेकिन करंट जो ट्रेड चल रहा है वो डॉलर आउटलुक के कारण है और डीएक्सवाई जो गिरा है उसके कारण मेटल सेक्टर में बाइंग आ रही है, तो वो एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड चल रहा है। लेकिन ओवरऑल मेटल सेक्टर पे थोड़ा सा अभी भी हम थोड़ा सा केजी रहेंगे। लेकिन आगे जाके अगर कोर फंडामेंटल्स इंप्रूव होते दिखाई देते हैं, प्राइसिंग इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, तो उस हिसाब से मेटल सेक्टर में एलोकेशन कर सकते हैं क्योंकि जब इंप्रूवमेंट आती है तो फिर मेटल सेक्टर में जो अर्निंग्स का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और वहां पे रिटर्न बनने की संभावना इनिशियल 5-6% बेस भी कर जाओ तो भी आगे जाके 20-22% का रिटर्न इजीली बन जाता है मेटल सेक्टर। ओके। बैंक्स में आज शानदार मोमेंटम है। बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगाया। क्या बैंकों की लीडरशिप बहाल हुई है और ख़ासतौर से आरबीआई पॉलिसी के बाद जिस तरीके के मूव्स बने हैं, क्या ये कंटिन्यू करेंगे? जहाँ तक बैंक्स का सवाल है वहां पे वैल्यूएशन का बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, तो वो एक कंफर्ट रहेगा। लेकिन कोर फोकस वही रहेगा कि ये क्वार्टर के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे रहेंगे और एसेट क्वालिटी पे भी ध्यान रहेगा। जो लार्ज प्राइवेट बैंक है वहां पे ऑफ कोर्स लोगों को कंफर्ट है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एलोकेशन वहां पे बढ़ सकता है। जैसे एचडीएफसी हो गया, वहां पे एलोकेशन अभी भी बढ़ सकता है क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो उस हिसाब से लास्ट 3-4 साल का परफॉर्मेंस बहुत ग्रेट नहीं रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि एनबीएफसी जो है वो काफी अच्छा स्पेस है। एनबीएफसीज में अगर हम देखेंगे तो इवन जो सबसे बड़ा एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस है, मेरे को लगता है कि वहां पे भी यहाँ से रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर हम जो क्वालिटी एनबीएफसीज है जैसे चूला हो गया या कोई और श्रीराम हो गए, तो वहां पे भी मुझे लगता है कि एक्सपोजर के लिए देख सकते हैं क्योंकि रिटर्न्स यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड इन सबके फेवर में अभी भी दिख रहे हैं। ओके तो एनबीएफसीज और बैंक्स, प्राइवेट लार्ज बैंक्स आपको ज़्यादा ठीक ठाक लग रहे हैं फिलहाल स्थिति। अब नवीन जी, डिफेंस स्टॉक्स पे हमने काफ़ी चर्चा की और चले भी क्योंकि लाजमी था बात करना उस पर। जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला हमें डिफेंस स्टॉक्स पे कुछ दिनों, कल और परसों 2 दिन से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्वाभाविक सी बात है जिस तरीके से स्ट्रेच हुए हैं। अब इन लेवल पे डिफेंस स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं या फिर अब भी कुछ स्टीम लेफ्ट है? क्या करना चाहिए? डिफेंस का जहां तक सवाल है, ये एक लॉन्ग टर्म आई वुड से एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन रही है क्योंकि रोज एक अनाउंसमेंट आता है कि ये कंट्री अपना डिफेंस स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन रही है, तो उस हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि वैल्यूएशन सस्टेन करने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन अर्निंग्स का फोकस थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा यहाँ पे। लार्ज डिफेंस कंपनीज में मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा कंफर्ट है, जैसे एचएल हो गया। लेकिन डिफेंस एज अ थीम अभी भी ठीक है।
रिटर्न कितना बन सकता है ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये मुझे लगता है कि ये सेक्टर बाय ऑन डिप्स बन गया है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगा ये सेक्टर में, लेकिन रिटर्न ये लेवल से कितना बन सकता है ये थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है सेक्टर के लिए। ओके, सो डिफेंस में बड़ा पैसा बन गया, बाय ऑन डिप्स में शायद काम आए रणनीति। दूसरे स्पेस जहां पर मूव्स अच्छे रहे हैं वो हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्लेयर्स, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेजेस। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? जहाँ तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेस है, यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है एक्सचेंजेस डिसेंट प्ले है। ब्रोकरेजेस पे थोड़ा मैं कम फोकस रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे अर्निंग्स प्रेशर रह सकता है। इसके अलावा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वहाँ पे एसेट वैल्यूज बढ़ रहे हैं, और इवन दो चैलेंजेस रह सकते हैं मार्केट के, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ इस साल भी काफी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर का जो ओवरऑल ग्रोथ आया था इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो वो ठीक था, और यहाँ पे भी अभी भी इनफ्लोज जारी हैं, तो सिप इनफ्लोज काफी स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर कर सकते हैं, और रिटर्न रेशियोज उनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उस हिसाब से री रेटिंग के चैलेंजेस काफी कम होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और एक्सचेंजेस मुझे लग रहा है कि डिसेंट ठीक है। वैसे नवीन जी, आप देखें एक और स्पेस आज फोकस में है, सीमेंट स्पेस की बात कर रही हूँ। डालमिया, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट सभी डी हाई के आसपास कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, और रिजल्ट्स की बात करें तो Q4 के रिजल्ट भी ठीक थे। आपने अर्निंग सीजन का भी जिक्र किया, यहाँ पे ये स्पेस में कोई स्टॉक पसंद है आपको? ये पूरा स्पेस आपके लिए कैसा लग रहा है आपको, ये बताएं। ये जहाँ तक सीमेंट स्पेस का सवाल है, वहाँ पे हमारा एक्सपोजर अच्छा है, और रीसेंट राउंड्स में हमने थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया भी है। रीजन बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो प्राइस हाइक्स है वो प्राइस हाइक्स काफी आए हैं लास्ट 3-4 महीने में। साउथ में थोड़े से ज्यादा आए हैं, ईस्ट में भी थोड़े से आए हैं, नॉर्थ में थोड़े से कम है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है वो प्राइस का अच्छा रहा है। अभी तो ऑफ कोर्स जो बारिश का सीजन होता है वो थोड़ा सा लल सीजन होता है सीमेंट सेक्टर के लिए, लेकिन इसके बाद जो सेकंड हाफ में जो अर्निंग्स जो सीमेंट सेक्टर के मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। ओवरऑल जो केपेक्स थीम है वो भी काफी ठीक है, गवर्नमेंट केपेक्स भी बढ़ रहा है। तो ऑल ज्यादातर जो मैक्रो फैक्टर्स है और जो माइक्रो फैक्टर्स है दोनों सीमेंट सेक्टर के लिए काफी स्ट्रांग है, और ये सेक्टर में मुझे लग रहा है कि यहाँ से मतलब डबल डिजिट रिटर्न अभी भी बनने की संभावना काफी ज्यादा है। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ सेक्टर्स पर एक बार जरा मार्केट निफ्टी लेकर आइए जरा एक बार, क्योंकि इंट्राडे में हम 25,550 क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अब एडजस्टेड क्लोज, जो लाइकली एडजस्टेड क्लोज है वो अब वीवैप बेस्ड होगा, वो देखेंगे तो करीब करीब 25,554 पर ही है। तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा अगले आधे घंटे में क्या मूव रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी भी 57,200। ध्यान रहिए, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। निफ्टी के लिए अक्टूबर के बाद का हाईएस्ट क्लोज होगा, जो हमने कल भी दिखाया था वैसे भी। और अब अक्टूबर के बाद अगर आप प्रीवियस हाईस पे जाएंगे, वो सितंबर का था जो ऑल टाइम हाई क्लोज होंगे, तो 26,200 के करीब का वो लेवल था। आज 25,540 पर हैं हम। मेरे ख्याल से 5-6 ही क्लोजिंग लाइफ टाइम में इससे बेटर रही होंगी, जो इस क्लोज से बेटर रही हो। नवीन जी, कोई नई थीम जो आपने आइडेंटिफाई की हो जिस पर आपने पैसा लगाया हो रिसेंटली? अभी नए थीम तो काफी कम है मार्केट में, लेकिन जो रीसेंट जो एलोकेशन, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक एनबीएफसी स्पेस था, वहाँ पे हमने एलोकेशन बढ़ाया हुआ है। सीमेंट सेक्टर है, वहाँ पे हमने एलोकेशन बढ़ाया हुआ है। सेलेक्ट थोड़े कैपिटल गुड्स में हमने थोड़ा बहुत एक्सपोजर बढ़ाया हुआ है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग यही 3 थीम्स में हमारा एलोकेशन इंक्रीज हुआ है। बाकी जैसे जो थीम्स है, जैसे कंज्यूमर है, वहाँ पे हमारा एक्सपोजर थोड़ा सा कमी हुआ है, वहाँ पे एक्सपोजर हमने बढ़ाया नहीं है। ओके, तो फिलहाल ये कुछ थीम्स नवीन जी को पसंद आ रहे हैं। एक और आखिरी सवाल होगा नवीन जी मेरी तरफ से आपके लिए। कमोडिटी को लेकर आपका क्या रुझान है? सोना का 1 लाख के पार जाना प्रति 10 ग्राम, फिर नीचे आना, इस बीच आपने कैसे प्ले किया है यहाँ पर, आपकी राय? जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, गोल्ड तो एक रिस्क अवर्जन का प्ले है, तो उस हिसाब से जब भी चैलेंजेस ग्लोबल एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं तो लोग गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गोल्ड का एडवांटेज ये भी रहा है कि एक ग्लोबली काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जो गोल्ड एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो वो एक स्ट्रक्चरल थीम है, तो गोल्ड मुझे बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से रिटर्न बनने की संभावना थोड़ी-सी कम लगती है मुझे। तो उस हिसाब से जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इक्विटीज़ एज़ अ एसेट क्लास मुझे लग रहा है कि इज़ अ बेटर एसेट क्लास देन गोल्ड एट दीज़ लेवल्स। ओके, इक्विटी आपको बेटर एसेट क्लास लग रहा है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। बहुत शुक्रिया नवीन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और शानदार क्लोजिंग की ओर। निफ्टी 25,565 का इसका अभी तक का हाई 25,550 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है। 305 अंकों की बढ़ोतरी। बैंक निफ्टी में भी शानदार रैली। अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? थोड़ी सी देखिए, मैं आज क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की आपके बात करूंगा, थोड़ा सा ना एक मैं डिफरेंशियल क्रिएट करूंगा। आज हमने हमारे जो नियर टर्म के जितने टारगेट थे वो सारे हिट करें श्रेया। 25,500 पर हमारा निफ्टी का टारगेट था, आपको याद होगा। बैंक निफ्टी पर हमारा जो ओरिजिनल जो इनिशियल टारगेट था 57,000 57,200 के, आज वो सारे हमने हिट किए। अब अगर आप इन लेवल्स पर पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझिए कि थोड़ी मुनाफा वसूली कल आ सकती है। आज थोड़ा सा एक्सपायरी का भी आपको पुश मिला है और काफ़ी हद तक ये मार्केट में एक अच्छा मूव आया है यहाँ पर। यहाँ से अगर लॉन्ग लेकर जाएं तो आपका व्यू फिर कल का नहीं हो सकता, फिर आपको व्यू थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। अगर पूरी सीरीज़ का व्यू है आपका तब तो बने रहे, क्योंकि फिर मेरा व्यू है कि यहाँ से और अभी 500-600 पॉइंट की निफ्टी में शायद और ज़्यादा की रैली पेंडिंग है अभी भी ऑल टाइम हाई की तरफ। लेकिन अगर आप BTST ट्रेडर है या अगर आप डे ट्रेडर हैं, अगर आपने वो सुबह की कमेंट सुनकर लॉन्ग किया या आपने वो कल वाले लॉन्ग कैरी करे थे, तो आप बुक कर लें। बहुत सिंपल, क्योंकि फिर उसमें कल हो सकता है एक बार के लिए आपको निफ्टी 70-80 पॉइंट का नॉक दे दे, ये भी पॉसिबल है। 100 पॉइंट का नॉक दे दे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगली गिरावट में बाइंग करें अगर आपको, और गिरावटें आएंगी, ऐसा नहीं है कि बस मार्केट बिना गिरावटें चलता रहेगा, लेकिन उस गिरावट में बाय करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब अगर 25,250 25,300 तक का आपको मौका मिल जाए, बैंक निफ्टी पर हम 57,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 56,500 56,600 तक की आपको डिप मिल जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी उसमें आपकी पोजीशन ऐड करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डीलिंग रूम की बात भी करेंगे, लेकिन कल निफ्टी के सभी इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होगी। इससे किनको फ़ायदा होगा, किन में आउटफ्लो होगा, ये यतन से समझ लेते हैं। यतन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली निफ्टी कल फोकस में रहेगा। CPSE, निफ्टी के कई इंडेसीज, बैंक निफ्टी, सब जगह आपको फेरबदल होते हुए नजर पड़ेंगे। क्या फेरबदल होंगे जो कल होने वाले हैं, जो आपका क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होता है, तो यहाँ आप देखेंगे कि कल 3 से 3.5 के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, इसमें टॉप 5 चेंजेस में सबसे पहले बात करते हैं ICICI बैंक की, जहाँ लगभग $13 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपको होती हुई नजर पड़ेगी, क्योंकि इनका वेटेज निफ्टी बैंक में और निफ्टी में बढ़ रहा है। इसके अलावा निफ्टी की जो दूसरी कंपनी है जैसे कि NTPC, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, यहाँ आपको खरीदारी का मूड माहौल आता हुआ नजर पड़ेगा। और दोनों ही बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में आपको वेटेज बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा, और शायद इसीलिए सारे के सारे स्टॉक्स आज अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्टिव हैं। हालांकि 4-5 स्टॉक्स दूसरे अपने रडार पे रखिए, जहां वेटेज CPSE के इंडेक्स की वजह से कम हो रहा है और निफ्टी चेंजेस की वजह से कम हो रहा है। सबसे पहले BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां बिकवाली संभव है, और उसी चर्च पे लगभग 7 से 8 करोड़ डॉलर के आसपास की सेलिंग M&M, एटर्नल, सन फार्मा और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में होगा। तो कल आधे घंटे में काफी अहम ये निफ्टी और बैंक निफ्टी और CPSE इंडेक्स की रिबैलेंसिंग होगी। कल 3 से 3.5 के बीच। 3 से 3.5। 3 से 3.5। चलिए, ये कल के डेटा पॉइंट्स। डीलिंग रूम से किन 2 स्टॉक्स पर आज आपको रिकमेंडेशन मिला? तो अनुज जी, आपने सुबह बताया था ना वो मेटल्स, ये एक ट्रेड आज क्लियरली बन रहा है डीलिंग रूम्स में, और NMDC वहाँ एक काउंटर है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। इनफैक्ट पूरा का पूरा मेटल पैक एक्टिव है, जहाँ NMDC में अच्छी खासी जुलाई फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिल रही है। सुबह 75 से लेके 78 तक के, तो 78 तक के टारगेट्स के लिए पोजिशनली डीलर्स जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहे हैं। और इन जनरल अगर आप देखें तो आपको मेटल शेयरों में, माइनिंग शेयरों में खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है जुलाई सीरीज के लिए पर्टिकुलरली। और गेल, ये स्टॉक रखिए रेडार पे, यहाँ डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं 190-192 तक के टारगेट्स। और जो PNGRB का टैरिफ इंक्रीज है CLSA के हिसाब से, वो जून एंड और जुलाई 1st-2nd वीक में एक्सपेक्टेड है। तो ये भी एक इवेंट है जो गेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टॉक थोड़ा बहुत एक्टिव है HNI डेस्क पे। ओके, बिल्कुल मेटल्स का आज बोलबाला रहा, तो NMDC और गेल, ये 2 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स शुरू करते हैं। राजेश जी, आप बताइए, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या चुने? बहुत ट्रिकी है आज के लिए, क्योंकि टॉप पे आ रहा है मार्केट, लेकिन फिर भी अगर कुछ लेके जाना है तो इट विल बी मेटल ओनली। तो मेटल में से देखिए, जो हमने सुबह बात की थी JSW स्टील, हालांकि JSW स्टील ने रेजिस्टेंस हिट किया, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ,
लेकिन प्रोबेबली आज का ब्रेकआउट कल काम आ जाए, इसलिए मैंने जेएसडब्ल्यू देना है। तो जेएसडब्ल्यू स्टिल लेके जाइए, 1020 का स्टॉप लॉस होगा और इसका कल का टारगेट होगा करीबन 1060 का। जेएसडब्ल्यू स्टील ये हो गई गाबा सर की, सॉरी राजेश जी की तरफ से पिक। गाबा सर आपने क्या पिक किया? मुझे बजाज फिनसर्व पसंद है कल के लिए, और ट्रेड करा है 2051 पर। 10 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, 2041 का, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 2070 के नजर आते हैं बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व, ये गाबा सर की तरफ से ट्रेड। शिल्पा जी आप क्या पिक कर रही हैं कल के लिए? जी मैं पीईएल में बाय रेकमेंड करूंगी। पिरामल में यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड है। यहाँ पे जुलाई फ्यूचर्स अराउंड 11.15.8 है, यहाँ पे आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1140 का, एंड ये टूवर्ड्स 1180 से लेके 1200 मूव करना चाहिए। तो एसबीटीएसटी पिरामल। पिरामल एंटरप्राइजेस शिल्पा जी को पसंद आ रहा है। ओके प्रशांत जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो श्रेया यहाँ पे पेट्रोनेट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, करीबन 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 300। यहाँ पे स्टॉप लॉस में गैप सपोर्ट है, उसको यूज करूंगा करीबन 292, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 315 315। मानस जी आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में जुलाई मंथ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 689 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 725 725 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके श्रीराम फाइनेंस 4% की तेजी के साथ डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी। सोमिल जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी फ्राइडे के लिए? मेरी पिक होगी जीएमआर एयरपोर्ट। फ्रेश ब्रेकआउट है, हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन है, आज ही 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे क्लोज हो रहा है, तो ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस 83 पर, टारगेट 90। ओके चलिए, तो ये इस समय की कुछ बीटीएससी ट्रेड्स आपके लिए। एक काम करते हैं, बैन में तो अब कोई अपडेट होगी नहीं क्योंकि अब आज एक्सपायरी हो जाएगी, तो जो इनफैक्ट बचे हुए स्टॉक हैं वो भी बैन से बाहर आएंगे। अगर वो रेडी हो तो चला दीजिएगा। चलिए उस पर भी आते हैं, लेकिन एक बार मार्केट ब्रेड देख लेते हैं। आज की मार्केट ब्रेड काफ़ी शानदार रही आज एफएनओ में। बुलिश 86 में लॉन्ग, 76 में शॉर्ट कवरिंग। ध्यान रखिएगा आप शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको इस तरीके से भी देखनी होगी कि आज एक्सपायरी है, तो वो हम नेट ओपन इंटरेस्ट काउंट करते हैं यहाँ पर। शॉर्ट 20 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 42 में। लेकर आइए ज़रा आप लॉन्ग वाले स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, श्रीराम फाइनेंस, श्री सीमेंट और आईओसी। यहाँ पर आपको इस समय लॉन्ग्स दिखाई देंगे। उसके अलावा आइए अब आप शॉर्ट कवरिंग पर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5% भागा स्टॉक आज ये। डालमिया भारत, बीपीसीएल, जियो फाइनेंस और इंडियन बैंक, ये कुल मिलाकर इस समय लॉन्ग अनवाइंड शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? केपीआईटी, एलटीआई माइंडट्री, परसिस्टेंट। तो आईटी में, मिड कैप आईटी में सेलेक्टिवली डीएलएफ और मैक्रोटेक डेवलपर्स, आईटी और रियल्टी में थोड़े से शॉर्ट्स बने। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थोड़े से केमिकल, थोड़े से डिफेंस स्टॉक्स में। यूपीएल, मैज़गांव डॉक, प्रेस्टीज एस्टेट्स और कोलगेट और डॉक्टर रेड्डीज़ में। ये कुल मिलाकर अपडेट यहाँ पर आती हुई। चलिए एक्सपायरी का दिन है तो बैन अपडेट हमने लिया नहीं, बट आप मान के चलिए कि जो स्टॉक्स बैन में थे, लोग जानना चाहेंगे क्या वो बैन से बाहर आ रहे हैं या नहीं। तो अगली बार हो सकेगा उसको तो डेटा पॉइंट बताएंगे आपको, लेकिन मोस्ट लाइकली आप नई सीरीज़ की शुरुआत क्लीन स्लेट पर ही करेंगे। और आज के स्टॉक्स में जो एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक रहा वो है, मैं सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मोबीक्विक का। आज के वॉल्यूम्स देखिए आप मोबीक्विक के, और जितना इसका फ्री फ्लोट है उतना तो इसका ऑलमोस्ट आज वॉल्यूम हुआ है। 7 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हुआ है। सुबह ये स्टॉक 10% नीचे था, अब 6% ऊपर है। कुछ नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर पता नहीं क्या इसका चार्ट देखिए, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये आईपीओ के बाद से। इसमें लोग ट्रैप्ड हैं एक्चुअली श्रेया, काफ़ी समय से। इसमें अगर आप देखें तो ये देखिए, ये 3 महीने का चार्ट है, करीब करीब 14% हाई से ये फिसला है अपने स्टॉक, जिसमें कि हम आज की रैली को इंक्लूड कर रहे हैं। तो खैर जो भी है, एक और स्टॉक जो आज काफ़ी शानदार भागा वो है लॉयड्स इंजीनियरिंग का। एक बार लॉयड्स इंजीनियरिंग देखिए, स्टॉक का 8% ऊपर इस समय लॉयड्स इंजीनियरिंग का स्टॉक आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा आप देखिए बीपी, एचपी और आईओसी 315 पर था उस दिन श्रेया, जब हमने बीपीसीएल की बात की थी मंडे को, कि बस अब ये गिरना बंद हो गया है। और मुझे अच्छे से याद है उस दिन 315 की कॉल जो थी ना, वो 3 रुपये पर थी, 3 या 4 रुपये पर। आज वो 16 रुपये पर बंद हो रही है। तो
अगर आप टाइमली इन ट्रेड्स को पिक करें ना, मोमेंटम आपको बहुत शानदार मिलता है। एक आखिरी सवाल मैं इस समय जो लेना चाहूँगा वो होगा HDFC बैंक पर। HDFC बैंक पर इस समय मानस क्या व्यू होगा? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है और मेरा तो समझना है कि अब ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है अप मूव के लिए, क्योंकि अगर आप मंथली या वीकली चार्ट में देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो अगर हम एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें तो 1990 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। कम से कम 2085 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा सा लंबे समय की बात करें तो आप मेरे ख्याल से स्टॉक में 2250 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए 2250 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है HDFC बैंक में। काउंटर काफ़ी शानदार है, लगातार इस पर चर्चा भी करते रहते हैं। कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं जहाँ पर इनफैक्ट अच्छी खासी तेज़ी आज हमें देखने को मिल रही है और डे हाई के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी। ये एनर्जी पावर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, पावर ग्रिड देखिए डे हाई के आसपास है, ये डे हाई पर ही इनफैक्ट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अब क्लोज होने की तैयारी, निचले स्तर से शानदार मूव पावर ग्रिड में आया। NTPC रखते हैं आपके स्क्रीन पर, ये भी निचले स्तरों से अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई और ये भी डे हाई के आसपास कारोबार करता नजर आएगा। कोल इंडिया देख लीजिए, कोल इंडिया भी निचले स्तरों से उठकर डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। तो एनर्जी और पावर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड पे एक बार सोमल जी से समझना चाहूंगी। सोमल जी, पावर ग्रिड का चार्ट देखें, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आज के सेशन में देखने को मिली, डे हाई पे कर रहा है, क्लोज होने की तैयारी। यहाँ पर कोई बेट? आई थिंक पॉजिटिव साइड पे ही बेट लेना चाहिए। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन ये कुछ समय से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। द कंसोलिडेशन रेंज इज बिटवीन 297 और 284। 297 पर 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है। ऊपर में टारगेट 320 का हो सकता है, लेकिन आई वुड बी प्रीएम्प्टिंग दिस क्योंकि 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है। तो पॉजिटिव मोमेंटम है और बाय कर सकते हैं डेफिनेटली। स्टॉप लॉस वुड बी 284। 284 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, लेकिन बाई की जा सकते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट एक और काउंटर रखते हैं भारतीय एयरटेल। कंट्रीब्यूटर पेड रखे एक बार निफ्टी के स्क्रीन पर। जिस तरीके से आज निफ्टी भागा, HDFC का साथ था, ये रिलायंस का साथ ही था, हैवी वेट काफ़ी सपोर्ट किया उसने। भारतीय एयरटेल्स में से एक नज़र आएगा आपको ICICI के साथ, जिसने निफ्टी को आज पुश किया और शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। भारतीय एयरटेल, गाबर सर, जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले कुछ सत्रों में अच्छा मोमेंटम दिखाया है, कमाई करा के दी है, अभी इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है? भारतीय एयरटेल 2015 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ऐसा है जैसा कि HDFC ने ब्रेकआउट दिया इस बार, भारतीय ने लास्ट वीक दिया था, तो वैसा ही सेटअप है। ब्यूटीफुल मूव है, अप मूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है 2015, 2000 पार कर लिया। अब 1975 बेस बन चुका। अब तो हायर जोन देखेंगे भारतीय एयरटेल में। स्ट्रक्चरली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ले सकते हैं और राइड कर सकते हैं। राइड, एंजॉय द राइड। ओके, चलिए अब एक बार जरा पंचनामा का टीजर कर लें। श्रेया जी, बताइए आज क्या सवाल आए? सवाल काफ़ी हैं आज। थोड़ा सवाल ज़्यादा है डिफेंस स्टॉक्स को लेकर। 2 दिन से हमें मुनाफा वसूली देखने को मिली। मज़गांव आज भी गिरा है और करीब 1.5% लुढ़क कर क्लोज होने की तैयारी। यहाँ पर ये प्रॉफिट में बैठे हैं, कह रहे हैं कि अब क्या यहाँ पे, और ये जो पेन आज के सत्र में, पिछले कुछ सत्रों में देखने को मिला, परसिस्ट करेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए या फिर अभी भी होल्ड करें? डिपेंड करता है किस प्राइस पर है, इन्होंने मेंशन किया है? नहीं, वो मेंशन नहीं किया, मज़गांव डॉग व्यू बोल रहे हैं बस। ठीक है, तो देखिए अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें रैली हुई। इसमें एक चीज़ समझ लीजिए श्रेया, इसमें ना आपको एक आइडेंटिफाई करना होगा कि आप मोमेंटम ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हैं। इनमें करेक्शन जब आएंगी ना, बड़ी आएंगी। आप अगर मज़गांव डॉग का 2 साल का चार्ट देखेंगे ना, ये स्टॉक मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है 6 महीने का है, 2 साल का और एक बार, हाँ ये 2 साल का चार्ट है। ये स्टॉक इतना मैसिव, 5 साल का चार्ट रखेंगे तो मेरे ख्याल से 180 से भागना शुरू हुआ था। 180 पे पहली बार एक बड़े HNI इन्वेस्टर ने एंट्री ली थी यहाँ पर, और उसके बाद से ये स्टॉक नहीं रुका था। देखिए कितने समय तक ये स्टॉक फ्लैट लाइन में था, फिर वो 180 पे एंट्री हुई थी, वहाँ से ये स्टॉक 4000 तक गया था, फिर करेक्ट हुआ था। और अब तो इसमें अगेन, अब जो पिछले 5 साल में पैसा बनाया वो नहीं बनेगा। मैं इसलिए प्राइस पूछ रहा था इनकी कि इन्होंने किस प्राइस पे लिया है।
अगर इन्होंने वो 80-85 पे लिया तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आप बैठे रहें आराम से, डिविडेंड आगे आते रहेंगे और वो फॉर द लाइफ वाला स्टॉक हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने सपोज करिए 2800 या 2900 पे लिया है तो फिर वो उनको अपने उस हिसाब से ट्रेल करना होगा या करना होगा। हाँ, तो इसमें टाइम व्यू उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। तो दर्शकों से अनुरोध है कि लेवल्स और क्वांटिटी भी लगे तो सटीक एनालिसिस आपके लिए रख पाएंगे। रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे वेदांता के ऊपर, डिस्कस ArcelorMittal स्टॉक्स ही पूरे फोकस में था। 502 की खरीद इनकी, शॉर्ट टर्म के लिहाज से वेदांता में पूछ रहे, लॉस में फिलहाल तो देखिए इस स्विंग में मेटल्स में अगर जो गोल्डन क्रॉसओवर के बाद इस स्विंग में अगर आपको आपका प्राइस मिले, वैसे 502 की अगर इनकी खरीद थी तो इन्होंने बहुत कुछ झेला क्योंकि उसके बाद तो स्टॉक काफ़ी गिरा। आई थिंक उसके बाद तो हम 370 तक आए, तो वहाँ से तो काफ़ी रिकवरी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से शायद इस स्विंग में इनका प्राइस वापस मिले, लेकिन अगली बार के लिए एक सीख होगी, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं श्रेया, क्योंकि 502 पर अगर आपने लिया तो 370 तक बने रहने का कोई मतलब नहीं था। 502 पे लिया तो 475 पे, 460 पे कहीं तो आपको स्टॉप लगाना चाहिए था। जी हाँ, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार हम आपके लिए कहते भी रहते हैं हर शो में। चलिए अब सारे क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे 3:35 पे मार्केट का पंचनामा में CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे साथ 3:35 में जुड़िए। शानदार क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कुछ आखिरी 1.5 घंटे में बात करें जिस तरीके से मूव देखने को मिली और कौन से स्टॉक आज NBFCs फोकस में थे। फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक आप देखें, एक बजाज फिनसर्व जो पिक भी थी आई गेस गावस्कर की BTST के तौर पर, जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस सभी में शानदार रैली। पर जियो फाइनेंस का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, 3% से ज़्यादा की तेज़ी। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो आपको तो अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही करें। लेकिन जियो फाइनेंशियल अगर मानस जी यहाँ पे बेट लेनी है तो काउंटर सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पर मैंने रिकमेंडेशन भी मॉर्निंग में दिया हुआ था, ऑप्शन में भी ट्रेड दिया हुआ था। पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, और डिस्क्लोजर है कि इसको मैंने BTST के लिए भी अपने क्लाइंट्स को दिया है। तो फ्रेश ब्रेकआउट है, अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 308 रुपए के स्टॉप लॉस से 320-322 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है जियो फाइनेंशियल में। ओके, जियो फाइनेंस इस पर रखें नज़र आप। ये स्टॉक जो है इसमें अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। और क्या भागा स्टॉक, यतिन ने गेल की बात की थी जो डीलिंग रूम से BTST फीडबैक्स में आए थे, गेल लेकर आइए एक बार। राजेश सातपुते जी, गेल पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए, गेल में एक करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन के बाद एक मूव शुरू हुआ है। ये जो मूव है इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस आता है करीबन 190 के ट्रेजेक्टरी में। ये 190 आप कह सकते हैं एक लिटिमस टेस्ट होगा इसके लिए। अगर 190 पार करेगा तो मुझे लगता है ये फिर से अपनी ताकत दिखाएगा, 200 तक भागेगा। लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही मैं इसमें एंटर करना चाहूंगा 190 के ऊपर बाय। ओके, हाँ मैं ना, बहुत लोग कहेंगे कि इतना रिपीटेटिव हो रहा हूँ। भारती एयरटेल 2015, मतलब क्या ही बोलें इस स्टॉक के बारे में। और FNO वाला स्टॉक एक्सपायरी वीक में जिस तरीके से भागा, इसका एक हफ्ते का चार्ट लिखिएगा, 7 डे चार्ट इसका भारती एयरटेल का। आई थिंक पिछले थर्सडे हमने इसको स्पॉटलाइट में लिया था श्रेया, और फिर रिपीट किया था इसको आई थिंक। और मूव देखिए आप, इसमें 8% का मूव 2015 इस समय ये स्टॉक। शिल्पा जी हैं क्या हमारे साथ? शिल्पा जी, भारती एयरटेल क्या टारगेट है अब यहाँ प्रभुदास लीलाधर में? अनुज जी, यहाँ पे तो हम लोग टुवर्ड्स 2100 2120 के भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे किसी के पास है तो आप ट्रेल ही कीजिए। 1980 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है 2100 आपको बहुत जल्द आने चाहिए। ओके, भारती एयरटेल फिलहाल ये सभी पॉजिटिव हैं इस पर, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और शानदार क्लोजिंग एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिल रही है। बिग वॉल पे समझते हैं अनुज जी से, ओवर टू यू सर। बिल्कुल शानदार मोमेंटम मार्केट में, और लगातार चौथी सीरीज़ पॉजिटिव रही निफ्टी की। इस सीरीज़ में निफ्टी 2.9% ऊपर रहा, बैंक निफ्टी 3%, FMCG भी काफ़ी ऊपर रहा, और ये कुछ इंडेक्स रहे जहाँ पर अच्छे मूव आए। खैर आज के मूव्स पर आते हैं। निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर, कुल मिलाकर 25,545 पर। निफ्टी बैंक 570 पॉइंट ऊपर 57,200 पर,
ऑल टाइम हाई क्लोज है ये। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा कम चला आज। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1363 बढ़ने वाले शेयर, 1274 गिरने वाले शेयर। अब एक बार ज़रा सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं। देखिए सेक्टोरल हीट मैप में आज जो सबसे ज़्यादा चला सेक्टर वो था मेटल्स। 2.2% के करीब की आपको मेटल्स में रैली दिखाई दी। उसके अलावा आप देखिए ऑयल एंड गैस, ये भी करीब करीब 2% चला, तो ये दोनों में शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी फाइनेंशियल्स ये भी करीब करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक में ऑब्वियसली बड़ी रैली रही, करीब करीब 1% की। इंडिया विक्स आज और कोलैप्स हुआ, 12.62 पर आ गया। गिरावट रियल एस्टेट में थी आज कुछ हद तक, 1% के करीब ये नीचे था, और कुछ हद तक आईटी हल्का सा नीचे था। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज का कैसा रहा। सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस और जियो फाइनेंस, तो एनबीएफसीज में शानदार मोमेंटम। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, इटर्नल, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ तेज़ी थी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर, सभी में मोमेंटम बहुत शानदार। और नीचे क्या था, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे था। टेक महिंद्रा, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंड, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट के लिए बहुत ही शानदार हफ्ता और बहुत ही शानदार सीरीज भी। बिल्कुल, तो शानदार हफ्ता, शानदार सीरीज। आईटी और रियल्टी को छोड़ते तो सभी में अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली। कल आखिरी सत्र इस पूरे हफ्ते का देखने वाली बात होगी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा सीएनबीसी आवाज़ के सभी मॉर्निंग पैनल्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और कल मुलाकात होगी फिर से सीएनबीसी आवाज़ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।